चैप्टर 22 स्ट्रैबिस्मस, ये जिसको कहें स्क्विंट, बहंगापन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। हमारी आंख में जो है ना वो 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, 4 जो हैं रेक्टाई हैं, 2 तो हैं ऑब्लिक है। रेक्टाई मसल्स की बात करें तो लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। सारे जो रेक्टस मसल्स है वो कहाँ से निकल रहे हैं, एन्यूलस ऑफ जिंग में से। ठीक है, एन्यूलस मीन्स राउंड सर्कल, गोल दायरा। ठीक है, आंख के पीछे ये कोन लाइक फैशन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एन्यूलस ऑफ रिंग। और एक इसको सराउंड करते हैं ऑप्टिक फोरामेना और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को। जितने भी रेक्टाई मसल हैं ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं और ये स्क्लेरा के अंदर लगते हैं इन अ स्पाइरल फैशन एंटीरियर टू द इक्वेटर। और इनका डिस्टेंस कितना हो सकता है, 5, 6, 7, 8 मिलीमीटर। 5 फॉर मीडियल रेक्टस, 6 फॉर इंफीरियर रेक्टस, 7 फॉर लेटरल रेक्टस एंड 8 फॉर सुपीरियर रेक्टस। अब ये तो थे हमारे पास रेक्टाई मसल। ऑब्लिक मसल्स की बात करें तो 2 ऑब्लिक मसल्स है, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक जो है ये कहाँ से निकलता है, सुपीरियर साइड से निकलता है। ठीक है, मीडियल टू द ऑप्टिक फोरामेना, और ये फॉरवर्ड की तरफ जाता है और एक पुली से ना घूम के आता है। ठीक है, इट टर्न्स अराउंड अ पुली, और उस पुली का नाम क्या है, ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया किस तरह बनती है, हमारे ट्रोक्लिया के ऊपर ट्रोक्लियर फोसा होता है और ट्रोक्लिया के नीचे लिगामेंट होता है। अब जब ये सुपीरियर मसल ट्रोक्लिया में से पास करता है, जो कि मीडियल ऑर्बिट की मीडियल वॉल के अंदर है ट्रोक्लिया। ठीक है, जब ये इस ट्रोक्लिया में से पास करता है तो सुपीरियर ऑब्लिक का जो टेंडन है वो बिल्कुल पतला हो जाता है ताकि वो ट्रोक्लिया में से पास करे। और जब वो ट्रोक्लिया पास करके घूम के आता है और स्क्लेरा में लगता है तो अगेन इसका टेंडन जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी सिर्फ ट्रोक्लियर एरिया में इसका टेंडन जो है वो छोटा होता है। उसके बाद ये इंसर्ट कहाँ होता है, इनटू द अपर एंड आउटर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा बिहाइंड द इक्वेटर। जितने रेक्टाई हैं दे आर इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ द इक्वेटर, और जितने भी ऑब्लिक मसल्स हैं, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक, दे आर इंसर्टेड बिहाइंड द इक्वेटर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फीरियर ऑब्लिक। इन्फीरियर ऑब्लिक क्या है, इट अराइजेस फ्रॉम द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ मैक्सिला। ऑर्बिट से नीचे हमारे पास कौन सी बोन है, मैक्सिला की है, तो ये मैक्सिला की ऑर्बिटल प्लेट में से निकलेगा। उसके बाद क्या होता है, इट पासेस लैटरली बैकवर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू लोअर एंड आउटर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा। ये सारे मसल्स स्क्लेरा में लग रहे हैं, इन्फीरियर ऑब्लिक भी स्क्लेरा में लगेगा behind the equator. It is the shortest of all extraocular muscles. नर्व सप्लाई की बात करें तो थर्ड नर्व सप्लाई करती है सारे रेक्टाई को। ठीक है, एक्सेप्ट लैटरल रेक्टस। तो कौन कौन से आएंगे, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। इनको हमारे पास ऑक्यूलोमोटर सप्लाई कर रही है। फोर्थ नर्व किसको सप्लाई कर रही है, SO4 सुपीरियर ऑब्लिक। ठीक है, और LR6 लैटरल रेक्टस को 6 नर्व। LR6 लैटरल रेक्टस को 6 नर्व, SO4 सुपीरियर ऑब्लिक 4th मसल को, और बाकी जितने बच के उनको ऑक्यूलोमोटर सप्लाई करी। ब्लड सप्लाई देखें तो जितने भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं वो उनको कौन सप्लाई करती है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की मीडियल और लैटरल मस्कुलर ब्रांचेस जो हैं वो इनको सप्लाई करती हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का एक्शन क्या है, इन्होंने आई बॉल को रोटेट करना होता है। और ये जो आई बॉल रोटेट होती है ये किसके अराउंड रोटेट होती है, इट रोटेट्स अराउंड सेंटर ऑफ रोटेशन। ये सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, ये 12 से 13 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होंगे वो आई को इसके अराउंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे रोटेट करेंगे। अगर तो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा, आई बॉल या एडक्ट करेगी या एबडक्ट करेगी। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड करेंगे तो आई बॉल या एलिवेट करेगी या डिप्रेस करेगी। और अगर एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल एक्सिस के अराउंड आई बॉल को रोटेट करेंगे तो आई के क्या होगा, इंटॉर्शन होगी या फिर एक्सटॉर्शन होगी। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हमारे ऑर्बिट्स हैं ना ये बिल्कुल इस तरह सीधे नहीं लगे, ये थोड़े से टेढ़े हैं, लेटरली साइड के ऊपर डाइवर्ज्ड हैं। ठीक है, तो जब हम सीधा देख रहे होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो आई बॉल तो सीधी देख रही होती है, लेकिन जो हमारे ऑर्बिट्स हैं ना वो थोड़े थोड़े से बाहर की तरफ हैं। ठीक है, लेफ्ट ऑर्बिट थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेटरली मूव किया हुआ, राइट साइड जो है ना नेचुरली, राइट ऑर्बिट जो है वो थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर लेटरली डिविएटेड है। लेकिन जब हम सीधे देख रहे होते हैं तो हमारी आंखें तो सीधा फोकस कर रही होती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। तो हमारे पास इसमें 2 एक्सिस आ सकते हैं, एक ऑप्टिकल एक्सिस आ सकता है
और एक ऑर्बिटल एक्सिस आ सकता है। जब हम बिल्कुल सही सीधा देख रहे होते हैं तो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस जो होता है वो तो होता ही स्ट्रेट है, ज़ाहिर है हमने हमारी आंखों ने देखना है, तो ऑर्बिट्स ने तो नहीं देखना, बोनी सॉकेट्स ने तो नहीं देखना, आंखों ने देखना है। तो जो ऑप्टिकल एक्सिस होता है वो तो स्ट्रेट होता है, लेकिन जो ऑर्बिटल एक्सिस है, जो हमारे बोनी सॉकेट्स हैं, वो थोड़े से लैटरली होते हैं। तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा होता है वो 23 डिग्री का बन रहा होता है। तो जब हम बिल्कुल सीधा देखते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज। उसमें ऑप्टिकल एक्सिस 23 डिग्री बनाता है ऑर्बिटल एक्सिस के साथ। यही जो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना इन ऑर्बिटल एक्सिस और जो ऑक्यूलर एक्सिस है या जिसे ऑप्टिकल एक्सिस कहें, इन दोनों में जो 23 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, इस ही की वजह से हमारे पास ये जो मसल्स हैं कौन कौन से, रेक्टाई भी हो सकते हैं और ऑब्लिक्स भी हो सकते हैं, इनके प्राइमरी एक्शंस के अलावा थोड़े थोड़े सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी और टर्शरी एक्शंस भी आते हैं। जब हम बिल्कुल सीधा देख रहे होते हैं तो जो मीडियल और लैटरल रेक्टस हैं वो तो पैरेलल होते हैं टू द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द आई बॉल, लेकिन जो वर्टिकल रेक्टाई होते हैं ना वो 23 डिग्री बना रहे होते हैं एंगल, जिसकी वजह से ये जो वर्टिकल रेक्टाई हैं जो हमारे पास आ सकते हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, इनके सब्सिडरी एक्शंस भी आ सकते हैं, लाइक इंटॉर्जन और एडक्शन जो होगा वो सुपीरियर रेक्टस में होगा, एक्सटॉर्शन और एडक्शन जो होगा वो इन्फीरियर रेक्टस में होगा। इसी तरह जब हम बिल्कुल सीधा देख रहे होते हैं प्राइमरी गेज, तो फिर क्या होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर ऑब्लीग मसल्स जो होते हैं ना वो 51 डिग्री बना रहे होते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के साथ इन प्राइमरी पोजीशन। यानी इन सिंपल वर्ड्स, जब हम प्राइमरी पोजीशन में देख रहे होते हैं तो लैटरल और मीडियल रेक्टस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, वो कोई एंगल नहीं बना रहे होते। जो हमारे पास वर्टिकल रेक्टाई होते हैं, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस, ये 23 डिग्री बना रहे होते हैं एंगल, और जो हमारे पास ऑब्लिक्स मसल होते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक, वो 51 डिग्री बना रहे होते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेक्टाई प्राइमरी मसल है, इनका जो मेन एक्शन है वो क्या है, एडक्शन या एबडक्शन, ठीक हो गया। उसके अलावा वर्टिकल रेक्टाई मसल, वर्टिकल रेक्टाई में क्या आ सकते हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। जब हम प्राइमरी गेज में होते हैं, प्राइमरी पोजीशन बिल्कुल सीधा देख रहे होते हैं, तो जो सुपीरियर रेक्टस होता है उसका एक काम ही होता है एलिवेट कराना, और इन्फीरियर रेक्टस उसका एक ही काम होता है डिप्रेस कराना, ठीक हो गया। अब हमने जैसे कि ऑलरेडी बताया कि प्राइमरी पोजीशन में वर्टिकल रेक्टाई जो होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस, ये 23 डिग्री बना रहे होते हैं, ठीक है, एंगल, जिसकी वजह से इनके दो एक्स्ट्रा फंक्शंस भी आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी एक्शंस। सुपीरियर रेक्टस का सब्सिडरी एक्शन क्या है, इंटॉर्शन और एडक्शन। इन्फीरियर रेक्टस का सब्सिडरी एक्शन क्या है, एक्सटॉर्शन और एडक्शन। और जब हमारी ग्लोब 23 डिग्री एबडक्ट कर जाती है, यानी हम लैटरली देख रहे हैं 23 डिग्री, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये मसल्स जो होंगे ये ऑलरेडी 23 डिग्री बना रहे थे, लेकिन अब हमने 23 डिग्री क्या किया है, एबडक्ट किया है, तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है, तो इनका जो सब्सिडरी फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ प्राइमरी फंक्शन जो होगा वो रह जाएगा, सुपीरियर रेक्टस का एलिवेट, इन्फीरियर रेक्टस का डिप्रेस। सो जो वर्टिकल मसल्स हैं प्राइमरी गेज में, इनका प्राइमरी एक्शन भी है साथ सब्सिडरी भी है, लेकिन जब हम 23 डिग्री एबडक्ट कर लेंगे, 23 डिग्री क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली 23 डिग्री बना रहे होते हैं ऑर्बिटल एक्सिस के साथ, तो हम अपना ऑर्बिटल एक्सिस ही थोड़ा सा एबडक्ट कर लेंगे ताकि ये पैरेलल हो जाए, जो इनके बीच में एंगल बन रहा था वो ख़त्म हो जाए। तो जब ग्लोब हमारे पास 23 डिग्री एबडक्ट करती है तो इनके सब्सिडरी एक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ प्राइमरी एक्शन रहते हैं। इसी तरह ऑब्लिक मसल्स, हमें पता है प्राइमरी गेज में ये 51 डिग्री बना रहे होते हैं, ठीक है। जो ऑप्टिकल एक्सिस होता है और ऑर्बिटल एक्सिस होता है, इनके बीच में 51 डिग्री का लैग आ रहा होता है। तो प्राइमरी गेज में इसका मतलब कि इनके कुछ सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक का क्योंकि 51 डिग्री का जो है वो लैग आ रहा है, इनके प्राइमरी एक्शन तो है ही है, साथ इनके कुछ सब्सिडरी एक्शन भी है। सुपीरियर ऑब्लिक जो है उसका प्राइमरी एक्शन है इंटॉर्शन, और उसके जो सब्सिडरी एक्शन है वो है डिप्रेशन और एबडक्शन। इसी तरह इन्फीरियर ऑब्लिक है, उसका प्राइमरी एक्शन है एक्सटॉर्शन, और उसका सब्सिडरी एक्शन है एलिवेशन और एबडक्शन। अब जब हम ग्लोब 51 डिग्री एडक्ट कर लेते हैं, एडक्ट इस बार एडक्ट की है, ठीक है, रेक्टाई में हमने, वर्टिकल रेक्टाई में हमने एबडक्ट की थी, ऑब्लिक्स में हमने एडक्ट की है। 51 डिग्री जब एडक्ट कर लेते हैं तो वो जो हमारा लैग बन रहा था
ऑप्टिकल एक्सिस और ऑर्बिटल एक्सिस के दरमियान वो जो लैग है वो फुलफिल हो जाएगा, तो और जो ये जो ऑब्लिक मसल्स हैं इनके सब्सिडरी एक्शंस जो है ख़त्म हो जाएंगे। फिर सिर्फ सुपीरियर ऑब्लिक का एक ही फंक्शन रह जाएगा, दैट इज़ डिप्रेशन, एंड इन्फीरियर ऑब्लिक का एक ही फंक्शन रह जाएगा, दैट इज़ एलिवेशन। तो अगर हम इन सारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की समरी बनाना चाहें तो क्या है, जिन जिन मसल्स के दरमियान रेक्ट आ रहा है एक्सेप्ट लैटरल रेक्टस को छोड़कर, क्योंकि उसने तो लैटरली मूव कराना है, जिन जिन मसल्स के नाम में रेक्टाई आ रहा है, रेक्ट आ रहा है, उन सब ने एडक्ट करवाना है। फॉर एग्जांपल मीडियल रेक्टस एडक्ट, लैटरल रेक्टस इसको हमने स्किप किया हुआ था, एक्सेप्ट लैटरल रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस, रेक्टस आ रहा है एडक्ट, इन्फीरियर रेक्टस एडक्ट, ठीक है। तो जिन जिन के दरमियान रेक्टस आ रहा है एक्सेप्ट लैटरल रेक्टस, उनका एक ही काम है एडक्ट करवाना। जिन जिन मसल्स के नाम में ऑब्लीग आ रहा है, ये सुपीरियर ऑब्लीग भी हो सकता है, इन्फीरियर ऑब्लीग भी हो सकता है, जिन जिन के नाम में ऑब्लीग आ रहा है उन्होंने एबडक्ट करवाना है। सुपीरियर ऑब्लीग का क्या फंक्शन हो सकता है, एबडक्शन। इन्फीरियर ऑब्लीग का क्या फंक्शन हो सकता है, एबडक्शन। जिन जिन मसल्स के नाम में सुपीरियर आ रहा है, ये हमारे पास सुपीरियर रेक्टस भी हो सकता है, सुपीरियर ओब्लिक भी। जिन मसल्स के नाम में सुपीरियर आ रहा है उन्होंने इंटॉर्शन करवाना है, ठीक है। आईलिड्स, ये जो आई बॉल्स हैं इनको अंदर की तरफ ऐसे घुमाना है। तो सुपीरियर रेक्टस ने भी इंटॉर्शन करवानी है, सुपीरियर ओब्लिक ने भी इंटॉर्शन करवानी है। जिन जिन मसल्स के नाम में इन्फीरियर आ रहा है उन्होंने एक्सटॉर्शन करवानी है, इन्फीरियर रेक्टस ने भी एक्सटॉर्शन करवानी है और इन्फीरियर ओब्लिक ने भी एक्सटॉर्शन करवानी है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर। एगनिस्ट, एगनिस्ट उन मसल के पेयर को कहेंगे जो हमारे पास मूव करवाए रहे हैं आई को इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। और एंटेगनिस्ट उन मसल पेयर को कहेंगे एक ही आंख के अंदर जिन्होंने ऑपोजिटली काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मीडियल देखते हैं तो उसी आंख का मीडियल रेक्टस होगा और उसी ही आंख का लैटरल रेक्टस, ये आपस में क्या है, एंटेगनिस्ट है। सिनर्जिस्टिक मसल्स उन्हें कहेंगे कि जो दोनों ही एक ही आंख में सेम फंक्शन करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ऊपर देखो, तो ऊपर देखने में एक आंख का सुपीरियर रेक्टस भी यूज़ हो रहा है और इन्फीरियर ऑब्लिक भी उसी ही आंख का यूज़ हो रहा है। तो एक ही आंख के वो दो मसल्स जो एक दूसरे का जो काम है वो एड अप कर रहे हैं उन्हें हम सिनर्जिस्टिक कहेंगे, जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं उन्हें हम एंटेगनिस्ट कहेंगे। इसके अलावा योक मसल हम दो डिफरेंट आंखों की बात करेंगे जो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में दोनों आंखों को मूव करवाएं। फॉर एग्जांपल हमारा जो एक आंख का मीडियल रेक्टस है वो योक्ड है दूसरी आंख के लेटरल डायरेक्शन की तरफ। अगर मैं कहूँ कि अपने लेफ्ट कंधे की तरफ देखें तो एक आंख का जो हमारे ये होगी लेफ्ट आई, उसका लेटरल रेक्टस होगा, राइट आइड का क्या होगा, मीडियल रेक्टस। ये दोनों हमारी गेज को एक ही जगह पर लेके जा रहे हैं। इसी तरह सुपीरियर रेक्टस वन आई का दैट इज़ योक्ड विद इन्फीरियर ऑब्लीग ऑफ द अदर आई, ठीक है। अगर हम कहीं ऊपर देखें तो एक आंख का सुपीरियर रेक्टस है, दूसरी का इन्फीरियर ऑब्लीग है। और अगर इन्फीरियर रेक्टस है एक आंख का दैट इज़ योक्ड विद सुपीरियर ऑब्लीग ऑफ द अदर आई, दोनों ने आंखों को नीचे मूव कराना है। सो दीज आर योक मसल, पेयर ऑफ मसल्स विच मूव द टू आइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द गेज। उसके अलावा टाइप ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स हमारे पास मोनोकुलर भी हो सकती है, बाइनोकुलर भी हो सकती है। मोनोकुलर में वन यूनिओकुलर मूवमेंट्स, इनको कहेंगे डक्शंस। एडक्शन, ठीक है, एडक्शन कहेंगे इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल, एबडक्शन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल, एलिवेशन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल, डिप्रेशन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल। इन साइक्लोडक्शन इसको कहेंगे इंटॉर्शन, ठीक है। यानी सुपीरियर पोल जो कॉर्निया का है ना वो 12 ओ क्लॉक मूव करेगा मीडियली। और एक्साइक्लोडक्शन का मतलब है ये सिंपली कि ये इसको हम कहेंगे एक्सटॉर्शन, ठीक है। एक्साइक्लोडक्शन सुपीरियर पोल जो होगा ना कॉर्निया का, जैसे हम कहेंगे 12 ओ क्लॉक, वो मूव करेगा लैटरली। उसके अलावा बाइनोकुलर मूवमेंट्स में कौन सी हमारे पास मूवमेंट्स आ सकती हैं, दिस आर द मूवमेंट्स ऑफ टू आईज टुगेदर। इसमें वर्जन्स आ सकती है और वर्जन्स आ सकते हैं। वर्जन्स क्या है, दिस आर द बाइनोकुलर मूवमेंट्स जिसमें दोनों आंखें हमारे पास टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे मूव करेंगी सिंक्रोनाइज्ड और साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन ऑफ गेज। इनको हम कहेंगे वर्जन्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ डेक्स्ट्रोवर्जन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइट साइड के ऊपर देखें, लुकिंग राइट। तो एक आंख का जो होगा वो लैटरल रेक्टस होगा और दूसरी आंख का मीडियल रेक्टस होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ लीवोवर्जन, ये नहीं लेफ्ट साइड पे देखें तो एक सा आंख का जो होगा हमारे पास लैटरल रेक्टस होगा और दूसरी आंख का
मीडियल रेक्टस। तो ये जो है बाइनोकुलर मूवमेंट्स दोनों आंखों में, ये वर्जन्स है। इसमें दोनों आंखें जो होंगी एक साथ मूव करेंगी, दे विल मूव टुगेदर, दे आर सिंक्रोनाइज्ड एंड दे विल मूव साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द गेज। दूसरी है वर्जन्स, ये भी बाइनोकुलर मूवमेंट्स है, लेकिन जो आइज होंगी वो दोनों आइज वो ऑपोजिट मूव करेंगी। इसका मतलब या दोनों आंखें जो हैं वो सेंटर में देखेंगी, या दोनों आंखें जो होंगी वो लैटरली हो जाएंगी। कन्वर्जेंस का मतलब है दोनों आइज एक दूसरे की तरफ आएंगी, वो जिस तरह बंदा अपनी नाक को देखता है, ठीक है, दोनों आंखें कन्वर्ज हो गएंगी। और डाइवर्जेंस का मतलब है कि दोनों आंखें जो हैं वो अपने अपने लैटरल बॉर्डर पे जाएगी। लेफ्ट आंख लेफ्ट चल जाएगी, राइट आई जो होगी वो राइट पे चल जाएगी। ये वर्जेंस है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। उसके अलावा पोजीशन ऑफ गेज है, हमारे पास 9 डिफरेंट पोजीशन ऑफ गेज होंगी। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में 1, 4 सेकेंडरी में, 4 टर्शरी में। प्राइमरी में क्या होगा, अगर बंदे के बिल्कुल सीधा देखो तो दिस इज प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज। स्ट्रेट हेड होना चाहिए, रेक्ट पोस्चर होना चाहिए, रेक्ट पोजीशन होनी चाहिए हेड की, दिस इज प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज। सेकेंडरी पोजीशन में क्या होगा, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट, ये हमारी सेकेंडरी पोजीशन है। टर्शरी में क्या होगी, इनकी कॉम्बिनेशन हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लीवो एलिवेशन, लीवो डिप्रेशन। यानी इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ, टॉप राइट कॉर्नर पे देखें, ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर पे देखें, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें, और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखें। जो 4 कोने हैं, नुक्कड़ बन रहे हैं, दिस इज टर्शरी पोजीशन ऑफ द गेज। उसके अलावा कार्डिनल पोजीशन ऑफ द गेज, 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं और 6 ही हमारे पास कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेजेस हैं। इसमें सबसे पहले वर्जन्स भी आएंगी, ठीक है, और वर्जन्स देखते हैं। सबसे पहले डेक्स्ट्रो वर्जन, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, ठीक है, और वर्जन मीन दोनों आंखें जो हैं वो इकट्ठी मूव करेंगी साइमल्टेनियसली और इन द डायरेक्शन ऑफ गेज। डेक्स्ट्रो वर्जन लुक राइट, इसमें एक क्या होगा, जो राइट आई होगी उसका लैटरल रेक्टस, और जो लेफ्ट आई होगी उसका मीडियल रेक्टस काम करेगा। उसके अलावा लीवो वेरिएंट, लेफ्ट साइड पर देखें, उसमें जो लेफ्ट आई होगी उसका लेफ्ट रेक्टस काम करेगा, और जो राइट आई होगी उसका मीडियल रेक्टस काम करेगा। इसी तरह मैं कहूँ लुक राइट एंड अप, ठीक है, राइट एंड अप, तो इसको हम कहेंगे राइट को डेक्स्ट्रो, अप को कहेंगे एलिवेशन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन। इसमें जो राइट आई होगी उसका सुपीरियर रेक्टस काम करेगा और लेफ्ट आई का इंफीरियर ऑब्लिक काम करेगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ लुक लेफ्ट एंड अप, लेफ्ट मीन लीवो, अप मीन एलिवेशन, तो जो लेफ्ट आई होगी उसका सुपीरियर रेक्टस काम करेगा और राइट आई का इंफीरियर ऑब्लिक काम करेगा। इसी तरह अगर कहें लुक राइट एंड डाउन, राइट मीन डेक्स्ट्रो, डाउन मीन डिप्रेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, इसमें जो राइट आई होगी उसका इंफीरियर रेक्टस और लेफ्ट आई का सुपीरियर ऑब्लिक काम करेगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ लुक लेफ्ट एंड डाउन, लेफ्ट मीन लीवो, डाउन मीन डिप्रेशन, तो इसमें जो होगा वो लेफ्ट आई का हमारा इंफीरियर रेक्टस और राइट आई का सुपीरियर ऑब्लिक काम करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोकुलर सिंगल विजन। बाय मीन दो, ऑकुलर मीन आइज, दोनों आइज सिंगल विजन, ये दोनों मिलकर इकट्ठे काम करेंगे जिसकी वजह से हमें एक इमेज मिलेगी। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ 2 फोवियल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू यूनिफाइड परसेप्शन ऑफ इमेज। अब ये फोवियल इमेजेस क्या है, हमें पता है रेटिना है, रेटिना के ऊपर एक होता है मैक्यूला, ठीक है, मैक्यूला में सबसे ज़्यादा कोन्स और रॉड सेल्स होते हैं, विजुअल एक्टिविटी बड़ी यस करके मेंटेन करके रखता है। उस मैक्यूला के अंदर फोविया होता है, फोविया के अंदर और ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, 500 माइक्रोमीटर का होता है। उस फोविया के अंदर फोवियोला होता है, ठीक है, जिसके अंदर और ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो ये जो फोविया के ऊपर इमेज बनती है, ठीक है, ऑफ कोर्स वहीं बननी है क्योंकि वहाँ रोड कोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस इमेज को हमने कह दिया कि फोवियल इमेज। इट इज़ अ यूनियन ऑफ 2 फोवियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कुछ जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसी इमेज बननी है ना, इनटू यूनिफाइड परसेप्शन ऑफ सिंगल इमेज। लेफ्ट आई ने अपनी फोविया पे बनाया है, राइट आई ने अपनी रेटिना के ऊपर जो फोविया उसके ऊपर बनाया है। अब इन दोनों को फ्यूज़ करके यूनिफाइड एक हमने इमेज बनाई है, दैट इज़ बाइनोकुलर सिंगल विजन। डेवलपमेंट क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स है, ठीक है, ये बर्थ में नहीं होता, 6 महीने में डेवलप होना स्टार्ट होता है और फर्स्ट फ्यू ईयर्स में ये डेवलप हो जाता है। फैक्टर्स क्या है नेसेसरी, अगर किसी की BSV डेवलप होनी है बाइनोकुलर सिंगल विजन, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आइज़ जो होनी चाहिए नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल विजन होना चाहिए, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड द एबिलिटी ऑफ विजुअल एरियाज
इन द ब्रेन, दिमाग भी ठीक होना चाहिए, ठीक है, आइज़ तो ठीक हो, साथ साथ दिमाग भी ठीक हो, ब्रेन के जितने विजुअल एरियाज हैं वो ठीक होना चाहिए, टू कॉज फ्यूजन ऑफ द टू स्लाइटली डिसिमिलर इमेजेस। अगर थोड़ा सा भी 5% का कोई अप डाउन आ रहा है गैप तो ब्रेन उसको फ्यूज़ कर देगा। तो आइज़ नॉर्मल, कोऑर्डिनेशन नॉर्मल और ब्रेन नॉर्मल होना चाहिए। एडवांटेजेस इसके क्या है बीएसवी के? बाइनोकुलर सिंगल विजन, यानी दो आंखों की एक इमेज हम क्यों बना रहे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं? 3 डायमेंशनल परसेप्शन, हमें पता चलता है कि ये इसकी डेप्थ कितनी है। 2 डायमेंशनल होता है लेंथ और वेड्थ, 3 डायमेंशनल में उसकी डेप्थ पता चलती है, डेप्थ ऑफ फोकस, वो कितना दूर है हमसे। तो ये हमारे इसमें एक ये एडवांटेज हो सकता है। फील्ड ऑफ व्यू बिकम्स लार्जर, एक आंख से देखें तो थोड़ा नज़र आएगा, दो आंखों से देखें तो लेफ़्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ़्ट तक नज़र आएगा, राइट साइड पे एक्सट्रीम राइट तक नज़र आएगा, फील्ड ऑफ विजन बढ़ जाएगी, ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है, कोने कोने तक नज़र आएगा, तो ये बढ़ जाएगी। उसके अलावा हर आई में ना एक जगह होती है ब्लाइंड स्पॉट, वहाँ पे हमें इमेज नहीं नज़र आती, तो एक आंख दूसरी का ब्लाइंड स्पॉट कवर कर देती है, दूसरी आंख पहले का कर देती है, इस तरह दोनों रल मिल के ना आपस में एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट्स जो है ऐप जो है वो छुपा लेती हैं, तो ओवरलैप हो जाते हैं, कंपनसेट हो जाते हैं। तो एडवांटेजेस 3D इमेज बनती है, डेप्थ मिल जाती है, फील्ड ऑफ व्यू लार्ज हो जाती है और ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं। अब बीएसवी के ग्रेड्स क्या हैं? ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। ग्रेड वन को हम कहते हैं साइमल्टेनियसली परसेप्शन, साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है, अगर एक फोबिया पे भी परसीव हो रहा है तो दूसरी पे इन दोनों को फ्यूज़ होना चाहिए साइमल्टेनियसली, एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे। दिस इज द एबिलिटी टू परसीव टू इमेजेस साइमल्टेनियसली, वन फॉर्म्ड ऑन ईच रेटिना। लेफ्ट आई के अगर रेटिना के ऊपर इमेज बनी है तो वही राइट साइड के रेटिना के ऊपर जो इमेज बन रही है उन दोनों की आपस में फ्यूजन होनी चाहिए। दिस इज साइमल्टेनियसली परसेप्शन, परसीव टू इमेजेस साइमल्टेनियसली, वन फॉर्म्ड ऑन ईच रेटिना। उसके बाद आएगा ग्रेड 2, ग्रेड 2 में क्या होगा? फ्यूजन होगी, फ्यूजन इन 2 डायमेंशंस, ठीक है, और ग्रेड 3 में क्या होगा? फ्यूजन इन 3 डायमेंशन। तो ग्रेड 2 को कहेंगे फ्यूजन है, इट इज़ यूनिफाइड परसेप्शन ऑफ 2 रेटिनल इमेज, लेफ्ट रेटिना के फोविया के ऊपर अपनी इमेज बनी है, राइट रेटिना के फोविया के ऊपर अपनी इमेज बनी है, और वो जो दोनों इमेजेस हैं उनको हमने फ्यूज़ कर लिया है, ठीक है, इनटू अ सिंगल इमेज इन 2 डायमेंशंस। इधर हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन है, यानी हमें सिर्फ हाइट पता चल रही है और हमें सिर्फ जो है वो विड्थ पता चल रही है, हमें डेप्थ नहीं पता चल रही है, हमसे कितना दूर है ये नहीं पता चल रहा। ये स्टीरियोप्सिस में ग्रेड 3 में कहेंगे यूनिफाइड परसेप्शन ऑफ 2 रेटिनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल इमेज इन 3 डायमेंशन। इसमें विड्थ, हाइट और डेप्थ तीनों आ जाएंगे। तो इसके हमारे पास 3 ग्रेड्स हैं। पहला ग्रेड हुआ साइमल्टेनियस परसेप्शन, दूसरा ग्रेड हुआ फ्यूजन, तीसरा हुआ स्टीरियोप्सिस। देन हमारे पास आ जाएंगी एनॉमलीज ऑफ बाइनोकुलर सिंगल विजन्स। अगर बाइनोकुलर सिंगल विजन ठीक ना हो तो इससे हमारे पास क्या हो सकता है? कन्फ्यूजन हो सकती है। कन्फ्यूजन क्यों होगी? क्योंकि एक रेटिना के ऊपर कोई और पॉइंट है, दूसरे रेटिना के ऊपर कोई और पॉइंट है, ठीक है, अब क्या हुआ? वो फ्यूज़ नहीं हो रहे। इस केस में जो पॉइंट्स है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, एक कन्फ्यूजन है, एक डिप्लोपिया है। कन्फ्यूजन में दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी वो एक अगर लेफ़्ट आई के रेटिना के फोविया के ऊपर बना है वो कोरेस्पॉन्ड कर रहा है राइट आई के रेटिना के फोविया पे, दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डिंग है, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, बाइनोकुलर में फ्यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? एक इमेज के ऊपर दूसरी आ जाएगी, ठीक है, 2 इमेजेस वन ऑन टॉप ऑफ अदर। इसकी वजह से क्या होगा जी? बड़ी सख्त कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, हर वक्त वो स्टेट जो होगी वो कन्फ्यूज रहेगी। सो कन्फ्यूजन में क्या है? ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द रेटिना बाय डिसिमिलर इमेजेस रिजल्टिंग इनटू प्रेजेंटेशन ऑफ 2 इमेजेस वन ऑन टॉप ऑफ अदर। दूसरा है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया में क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, यानी एक रेटिना में इमेज कहीं और बन रही है किसी और पॉइंट पे, दूसरे रेटिना में इमेज जो होगी वो कहीं और बन रही है, वो दोनों पॉइंट्स आपस में कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होगा? डबल विजन होगी, वो रेटिना अपनी विजन दिखाएगा, वो रेटिना जो होगा अपनी विजन दिखाएगा, तो डिप्लोपिया होगा इसकी वजह। और तीसरा क्या है? अडेप्टिव मैकेनिज्म। अडेप्टिव मैकेनिज्म हमारे पास कुछ हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी अडेप्ट करती है ताकि इस कन्फ्यूजन और डिप्लोपिया को अवॉइड कर सकें। अडेप्टिव मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले सप्रेशन। सप्रेशन इट इज़ एक्टिव कॉर्टिकल मैकेनिज्म, ब्रेन में हो रहा है, ठीक है, ब्रेन क्या कर रहा है? एक्टिवली क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है, इग्नोर वन ऑफ द इमेजेस कॉजिंग कन्फ्यूजन और डिप्लोपिया। एक रेटिना एक इमेज दे रहे हैं, दूसरा रेटिना दूसरी, तो ब्रेन क्या कहता है? इनमें से ना एक को पकड़ के ना सप्रेस कर देता है,
ठीक है। सप्रेशन कहाँ हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है, अगर सेंट्रल हुई तो वो फोविया पे ही होगी, यानी उस आई के रेटिना के अंदर ही होगी, वहाँ पे ही सप्रेशन हो जाएगी। या और अगर डिप्लोपिया है तो पेरिफेरल सप्रेशन हो सकती है। इसके अलावा ARC एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये भी एक अडेप्टिव मैकेनिज्म है, इट इज़ अ कॉर्टिकल मैकेनिज्म, ये भी कॉर्टेक्स में हो रहा है। अब होता क्या है कि जो नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं ना दो रेटिना के, यानी एक रेटिना में कहीं और इमेज बन रही है, दूसरे पे किसी और पॉइंट पे बन रही है, वो जो दो पॉइंट्स है वो आपस में नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इसमें होता क्या है, जो नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं ना, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, जिसको उसने कहा है कि वो सिमुलेट फंक्शनली विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स टू प्रोड्यूस सिंगल इमेज परसेप्शन। वो पॉइंट्स ही ना बिहेव करने लग जाते हैं, सिमुलेट ऐसे करते हैं जैसे वो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। तो इसकी वजह से जो होगा वो हम अडेप्ट कर सकते हैं और कन्फ्यूजन और डिप्लोपिया जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। थर्ड है एबनॉर्मल हेड पोस्चर, ये हमारे पास बिहेवियर मैकेनिज्म है, और इससे क्या होता है, विच यूजली ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट इनटू अ फील्ड ऑफ सिंगल विजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, एम्ब्लायोपिया। ये एम्ब्लायोपिया क्यों होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम मोनोकुलर अनट्रीटेड सप्रेशन। अब ये एम्ब्लायोपिया होता क्या है, एम्ब्लायोपिया होता है डिक्रीज इन द विजुअल एक्यूटी ड्यू टू डिफेक्ट इन ब्रेन। ठीक है, विजुअल एक्यूटी कम हो गई है, किस वजह से, ब्रेन में, ब्रेन उनको इमेजेस को ठीक तरह से फ्यूज़ नहीं कर रहा। आइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई कैटरैक्ट कोई नहीं है, कोई कॉर्निया का मसला नहीं है, बिल्कुल रिफ्रैक्टिव एरर भी ठीक है, लेकिन ब्रेन उन्हें फ्यूज़ नहीं कर रहा, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है जिसको हम कहेंगे ये एम्ब्लायोपिया है। नेक्स्ट यही है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया क्या है, इट इज़ यूनिलैटरल, ठीक है, और रेयर रेयर चांसेस है कि बायोलैटरल हो। इट इज़ द डिक्रीज इन द विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी क्यों कम हुई है, there is no identified organic cause in the eye or the visual pathway, so there is defect in brain, ठीक है, decrease in the visual acuity, ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ ब्रेन, दिस इज एम्ब्लायोपिया। आइज जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, विजुअल पाथवे भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इमेजेस जो हैं वो दोनों आइज से वो सही तरह फ्यूज़ नहीं हो रही, दिस इज एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया का सेंसिटिव पीरियड है बिलो 8 से 9 ईयर्स, और फर्स्ट 6 मंथ में जो है ना वो एम्ब्लायोपिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस एज के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज या फिर टाइप्स ऑफ एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया क्यों हो सकता है, स्ट्रैबिस्मस की वजह से हो सकता है, नो इमेज या रिड्यूस इमेज फॉर्मेशन, कोई इमेज नहीं बन रही है एक आंख में या कम बन रही है उसकी वजह से एम्ब्लायोपिया हो सकता है, या ब्लर इमेजेस फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर, बंदे को कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, मायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, हाइपरट्रोपी है, इसकी वजह से कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, इमेज ब्लर बन रही है, तो उसकी वजह से भी एम्ब्लायोपिया हो सकता है। सबसे पहले स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया, स्ट्रैबिस्मस मीन स्क्विंट, आंखें बहंगी हैं तो उस वजह से भी एम्ब्लायोपिया बन सकता है। तो इसमें क्या होगा, अगर यूनिओकुलर स्क्विंट है, एक आंख का जो विजुअल एक्सिस है वो चेंज हो गया, स्क्विंट क्या होता है, चेंज इन द विजुअल एक्सिस, विजुअल एक्सिस यही होता है, मिसअलाइनमेंट ऑफ विजुअल एक्सिस। तो अगर एक आंख का विजुअल एक्सिस चेंज है तो उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूड मोनोकुलर सप्रेशन होगा डिविएटिंग आई का, जिसकी वजह से एम्ब्लायोपिया इंड्यूस हो जाएगा। देन हमारे पास नो इमेज और रिड्यूस्ड इमेज फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा, इसको कहेंगे हम स्टिमुलेशन डेप्रीवेशन एम्ब्लायोपिया। जाहिर है रेटिना स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा, रेटिना पे सही तरह इमेज बन ही नहीं रही, तो वो जो एक आंख है वो वैसे ही फारग होती जाएगी, स्टिमुलेट हो ही नहीं रही, स्टिमुलेशन डेप्रीवेशन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एम्ब्लायोपिया। तो इसको हम कह सकते हैं एम्ब्लायोपिया एक्स एनोप्सिया। तो ये क्यों होता है, जब कोई इमेज या बिल्कुल नहीं बनती या रिड्यूस फॉर्मेशन होती है। अब इसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं, टोसिस हो गया, आईलिड ड्रूप कर गई है, आंख बंद होगी, इमेज नहीं बन रही, या रिड्यूस भी बन सकती है अगर पार्शियल टोसिस हो। कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्निया ओपेक हो गया, ठीक है, कॉर्निया ने ही ब्लॉक कर दिया, जो रेज ऑफ लाइट आ रही थी वो इमेज ही नहीं बन रही। उसके अलावा या फिर कंजेनिटल कैटरैक्ट, तो ओपेसिटी, कैटरैक्ट, टोसिस, ये इसकी कॉजेज आ सकती हैं, नो इमेज या रिड्यूस्ड इमेज। अगला है इमेज ब्लरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर, कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, मायोपिया, हाइपरट्रोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म, उसकी वजह से इमेज ज़ाहिर है ब्लर बनती है। अगर कोई बंदा मायोपिक हो उसे धुंधला नज़र आता है, हाइपरट्रोपिक को भी धुंधला ही नज़र आएगा। हाँ, फ़र्क ये होगा कि उसे दूर का धुंधला नज़र आएगा, उसे करीब का धुंधला नज़र आएगा। तो होता क्या है कि ये भी कॉजेज हो, इसकी वजह से भी एम्ब्लायोपिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें आ सकता है एन आइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया। एन एन आइसोमेट्रिक मीन्स, आइसो तो कहते हैं ना सेम को, तो एन आइसो का हो गया एक आंख ठीक है और एक आंख जो है वो डिफरेंट है, सो देर इज़ अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर्स ऑफ द आईज, ठीक है, किसी एक की कम है एक की ज़्यादा है। तो जो ब्लड इमेज फॉर्मेशन होगी ना इन आई हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव एरर देन द फेलो आई,
जो आंख जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होगा उसके अंदर ज़्यादा ब्लर्ड इमेज बनेगी, ठीक है। और जो दोनों आंखों का डिफरेंस होना चाहिए ना, वो 1 डायोप्टर होना चाहिए, तब हमारे पास एन आइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया होगा। दूसरा हमारे पास आइसोमेट्रिक एम्ब्लायोपिया, आइसो मीन सेम, तो इसका मतलब दोनों आंखों में हमारे पास ब्लर्ड इमेज फॉर्मेशन हो रही है। और जो दोनों की दोनों आंखें हैं उनके अंदर हाई रिफ्रैक्टिव एरर्स है, और हाइपरमेट्रोपिया मोर देन 5 डायोप्टर्स इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स। अगला है हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म एम्ब्लायोपिया। जैसे एस्टिग्मेटिज्म वही होता है ना कि जब लाइट आ रही होती है वो हर जो क्या कहते हैं डायमेंशन उसमें इक्वली फोकस्ड नहीं होती, पैरेलल रेज हो रही होती हैं लाइट की, वो जब कन्वर्ज होती हैं तो कोई किसी जगह पर गिरती है, कोई किसी जगह पर गिरती है, इक्वली कन्वर्ज नहीं होती। दिस इज एस्टिग्मेटिज्म। जब अनकरेक्टेड एस्टिग्मेटिज्म 1 डायोप्टर से ज़्यादा हो तो उससे भी हमारे पास इमेज ब्लरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर टाइप ऑफ एम्ब्लायोपिया हो सकता है। एम्ब्लायोपिया के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले विजुअल एक्विटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है? टू 2 और मोर देन 2 लाइन्स ऑफ स्नेलन चार्ट। पिन होल टेस्ट में हमारे पास कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती और ग्राउंडिंग फिनोमेना होता है, यानी कि जब एक सिंगल वर्ड हमारे पास चार्ट पे होगा तो वो हमें अच्छी तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर क्राउडिंग होगी उसी वर्ड के आसपास और भी ढेर सारे वर्ड्स होंगे, मल्टीपल लेटर्स होंगे एक चार्ट के ऊपर, तो वो हमें ठीक तरह नहीं दिखाई देंगे। ट्रीटमेंट क्या है? अभी एम्ब्लायोपिया बहुत आयरॉनिक है, इसमें जो नॉर्मल आई होगी ना, हम उस बेचारी को पकड़ के रगड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस बेचारी को हम जो होगा ना जुल्म का निशाना बनाएंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या है? सबसे पहले तो बेसिक कॉजेज़ देखते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, किसी का टोसिस है तो रिमूव कर देंगे, कैटरेक्ट है रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, जिस जो हमारे पास नो इमेज या रिड्यूस्ड इमेज फॉर्मेशन थी, हमने उसको ट्रीट कर दिया। देन देयर इज करेक्टिव ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, जो हमारे पास इमेज ब्लरिंग टाइप ऑफ एम्ब्लायोपिया था, ठीक है। किसी का मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, तो हम उसको ट्रीट कर देंगे, बात ख़त्म। देन देयर इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ विजन। अब विजन हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? जो बेटर आई है, जो बेचारी ठीक आई है, उसको हम जुल्म का निशाना बनाए, उसको क्या कर सकते हैं? उसको ऑक्लूड कर देंगे, वो आँखें बंद कर देंगे। जो नॉर्मल आई है उसको हम बंद कर देंगे, क्यों? ताकि जो एम्ब्लायोपिक आई है वो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। या फिर क्या करेंगे, जो आँख बेचारी ठीक है, नॉर्मल है, उसके अंदर एट्रोपिन डाल देंगे। एट्रोपिन डालेंगे तो ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगा, यानी वही ऑक्लूड कर दें या उसको ब्लर कर दें नॉर्मल आई को, एक ही बात है। जब हम इसमें एट्रोपिन डालेंगे तो इस प्रोसीजर को हम कहेंगे पैनलाइजेशन, ठीक है। ये भी एक ऑल्टरनेट अच्छा मेथड है। और दोनों केसेस में हम जो है नॉर्मल आई या उसको ऑक्लूड कर देंगे या उसको ब्लर कर देंगे, और इस तरह हम एम्ब्लायोपिया ट्रीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट के, जिसको कहें बहंगापन, एक आंख जो है टेढ़ी है या दोनों टेढ़ी हैं। सो दिस इज मिस अलाइनमेंट ऑफ विजुअल एक्सिस ऑफ द टू आइज, ठीक है। जो विजुअल एक्सिस है वो मिसअलाइन हो गया। देन इसमें हमारे पास एक टर्म आती है, उसे कहते हैं ऑर्थोफोरिया। ऑर्थोफोरिया ये एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है, जो एक नॉर्मल पर्सन की जो आंख होती है उसमें होता है। इसमें होता क्या है? विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई, जो हम सीधा देख रहे हैं ना, विजुअल एक्सिस। विजुअल एक्सिस क्या होता है? जो फॉर एग्जांपल हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट सीधा हमारी आंख से गुजरता हुआ पीछे रेटिना है, रेटिना के ऊपर मैक्यूला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉड कोन सेल्स पड़े हैं, उस मैक्यूला के अंदर फोविया है, ठीक है। उस फोविया के अंदर, फोविया सेंट्रालिस है, ठीक है, फोवियोला, तो उस फोविया के अंदर जो है ना वो सीधा जाता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो हमारे सीधा फोविया पे जा रहा है। दिस इज़ विजुअल एक्सिस। तो इसमें क्या होता है ऑर्थोफोरिया में, कि जो विजुअल एक्सिस होता है ना आई का, वो सेम होता है, साइमल्टेनियस होता है, इट इज़ डायरेक्टेड टू द सेम पॉइंट ऑफ फिक्सेशन। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं ना उसी की तरफ ही जा रहा होता है, मतलब हमारा विजुअल एक्सेस इधर उधर नहीं होता। जिधर हम देख रहे हैं हम उसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वही ऑब्जेक्ट हमारे फोविया पे गिर रहा है, ठीक है। नियर और फार डिस्टेंस दोनों में होता है। व्हेन फ्यूजन इज सस्पेंडेड, ये एक कंडीशन है, फ्यूजन को हमने सस्पेंड कर देना है। नॉर्मली दोनों आइज हमारी ना फ्यूज़ कर रही होती हैं, अगर एक आँख पे हाथ रख लें तो ये जो फ्यूजन है ये टूट जाएगी, तो जो दूसरी आंख होगी वो अपनी रेस्टिंग कंडीशन में चल जाएगी, ठीक है। इस तरह जो कुछ स्क्विंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो लेटेंट स्क्विंट्स हैं। वो देखने में बंदा ठीक होता है, बिल्कुल सही फेरा होता है, क्यों? क्योंकि उनकी दोनों आंखें जो होती हैं ना वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। जब हम इस फ्यूजन को तोड़ते हैं, ठीक है, हम इन ये पेयरिंग को, ये जो दोनों आंखें मिल के फ्यूज़ हुई हैं, फ्यूजन को रोकते हैं, तो जो डिफेक्टेड आई होती है ना वो भेंगी हो जाती है, उसमें स्क्विंट आ जाता है। तो ऐसे स्क्विंट को हम कहेंगे लेटेंट स्क्विंट। तो ऑर्थोफोरिया क्या है? आइडियल कंडीशन है, फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। कंडीशन ये है फ्यूजन इज़ सस्पेंडेड। आइडियल कंडीशन है
जहाँ पे फ्यूजन सस्पेंड हो, और इसमें होगा क्या कि जो हमारा विजुअल एक्सिस है आई का वो सेम होगा, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होंगे, ठीक है, in which the visual axis of eyes are directed simultaneously to the same point of fixation at a near और a far distance. तो विजुअल एक्सिस ऑलरेडी जो हमने पढ़ लिया है क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो फोविया सेंट्रैलिस हमारे रेटिना के ऊपर जहाँ पर कोन सबसे ज़्यादा है वो जो फोविया है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक इमेजिनरी लाइन, उसे हम विजुअल एक्सिस कहते हैं. अब स्ट्रैबिस्मस जो स्क्विंट है, भेंगापन है, ठीक है, आँख टेढ़ा देख रही है, विजुअल एक्सिस उसका चेंज हो गया, उसको हम क्लासीफाई किस तरह कर सकते हैं. पहली बात सूडो स्क्विंट, ठीक है, क्या वो स्क्विंट है भी सही या वैसे ही हमें नज़र आ रहा है स्क्विंट है, पहले ये हम देख सकते हैं, या क्या वो सूडो स्क्विंट है. और दूसरी क्लासिफिकेशन है उसकी लेटेंट स्क्विंट है या फिर मैनिफेस्टिंग स्क्विंट है, ठीक है. ये 3 मेजर हैं, बाकी इनकी फर्दर सब टाइप्स हम देखते हैं. अगेन अगर इसी को देखें, सबसे पहले सूडो स्क्विंट, ठीक है, तो उसके बाद बाकी जो हैं वो मेन क्लासेस आएंगी. स्क्विंट को हम कहेंगे हीट्रो, ठीक है, जितने भी जहाँ जहाँ हीट्रो हीट्रो वर्ड आएगा ना उसका मतलब है कि मेजर स्क्विंट, ठीक है, वो आगे किस क्लास में वो हम बाद में देखते हैं. तो जहाँ पर हीट्रो वर्ड आ गया उसका मतलब है ये स्क्विंट है. हीट्रोफोरिया, हीट्रोट्रोपिया, ये सारे स्क्विंट्स हैं. तो स्क्विंट किस तरह के हो सकते हैं, लेटेंट हो सकते हैं और मैनिफेस्टिंग हो सकते हैं. तो ये जो हीट्रोफोरिया है, ठीक है, इसका मतलब है लेटेंट स्क्विंट. हीट्रोट्रोपिया है, इसका मतलब है मैनिफेस्टिंग. दोनों में हीट्रो हीट्रो वर्ड यूज, और हीट्रो मीन्स स्क्विंट. अब ये लेटेंट स्क्विंट क्या होता है और मैनिफेस्टिंग स्क्विंट क्या होता है. अब मैनिफेस्टिंग स्क्विंट है, आंख जो है ना जब भी देखेंगे 24 घंटे ना वो एक भेंगी है, उसका विजुअल एक्सेस जो है वो चेंज है, हर वक्त मैनिफेस्ट कर रही है, शो कर रही है कि उसके पास स्क्विंट है, ठीक है. तो ऐसी आंख जिसका विजुअल एक्सेस जो है पक्का पक्का चेंज है, वो 24 घंटे मैनिफेस्ट किए जा रही है कि इसमें स्क्विंट है, उस आंख को हम कहेंगे मैनिफेस्टिंग स्क्विंट या फिर हीट्रोट्रोपिया. अच्छा, अब दूसरी आंख है उसको कहेंगे हीट्रोफोरिया. ये क्या चीज़ है, फोरिया. फोरिया का मतलब है लेटेंट स्क्विंट. लेटेंट का क्या मतलब, जब दोनों आंखें यानी एक जो डिजीज्ड आई है और एक जो नॉर्मल आई है, ठीक है, वो दोनों आंखें जब फ्यूज़ करती हैं ना, उनकी जब फ्यूजन होती है तो स्क्विंट गायब हो जाता है. जब हम एक आंख के ऊपर हाथ रखते हैं ना और इनकी फ्यूजन जो है वो तोड़ देते हैं, तो फिर सिर्फ जो अफेक्टेड आई है ना उसका विजुअल एक्सेस चेंज हो जाता है, उसमें भेंगापन नज़र आने लग जाता है, उसकी स्क्विंट हो जाती है. तो ऐसा स्क्विंट जो लेटेंट हो, जिसमें लेटेंसी हो, ठीक है, जब वो फ्यूजन हो तो ख़त्म हो जाए, जब हम फ्यूजन तोड़ें तो उसके अंदर स्क्विंट जो है वो वापस आ जाए. तो ऐसी आँख जिसके स्क्विंट जो है वो फ्यूजन तोड़ने से वापस आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट स्क्विंट या फोरियाज, जिसको कहें हीट्रोफोरिया. तो स्क्विंट दो तरह के हो गए, हीट्रोफोरिया या हीट्रोट्रोपिया. हीट्रोफोरिया मीन लेटेंट, हीट्रोट्रोपिया मीन मैनिफेस्टिंग. अब ये जो हीट्रोफोरिया है, जो लेटेंट स्क्विंट है, इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं. ये ईजोफोरिया भी हो सकता है, ये एक्सोफोरिया भी हो सकता है. ईजोफोरिया का मतलब है कि जो आंखें हैं वो मीडियली आपस में जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्जिंग. और एक्सोफोरिया का मतलब है कि आंखें जो हैं वो लेटरली अवे बाहर की तरफ मूव कर रही हैं. सिंपल वर्ड्स में कहें तो ईजोफोरिया क्या है, कन्वर्जेंट लेटेंट स्क्विंट, और एक्सोफोरिया डाइवर्जेंट लेटेंट स्क्विंट है. ये तो सारे ख़त्म हो गए फोरियाज, ठीक है. अब वापस आ जाते हैं ट्रोपिया की तरफ. हीट्रोट्रोपिया जो मैनिफेस्टिंग स्क्विंट थे, ठीक है, जो 24 घंटे हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, पैरालिटिक भी हो सकते हैं और नॉन पैरालिटिक भी. तो जो पैरालिटिक हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉमिटेंट, और जो नॉन पैरालिटिक हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमिटेंट. पैरालिटिक या जिन्हें कहें नॉन कॉमिटेंट, वो कौन सा स्क्विंट है, जब हम इधर उधर ऊपर नीचे अपनी जो गेज़ है वो चेंज करते हैं तो उसके साथ स्क्विंट की डिग्री भी चेंज हो जाती है. हो सकता है किसी गेज़ के ऊपर जो है स्क्विंट ज़्यादा हो जाए, किसी पे कम हो जाए, ठीक है. तो ऐसा स्क्विंट, और ये हमारे पास होगा हीट्रोटोपिया, ठीक हो गया. ऐसा मैनिफेस्टिंग स्क्विंट जो गेज चेंज करने के साथ साथ इंटेंसिटी जिसकी चेंज होती रहे, उसे हम कहेंगे पैरालिटिक या नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट. इट इज़ द डिविएशन ऑफ आइज वेयर डिविएशन इज इरेगुलर एंड वेरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द गेज. और दूसरा हमारे पास होगा नॉन पैरालिटिक या कमिटेंट स्क्विंट. ये क्या है, ये हमारे पास हीट्रोट्रोपिया यानी मैनिफेस्टिंग स्क्विंट की फर्दर टाइप है, नॉन पैरालिटिक. और इसमें क्या होगा, डिविएशन रिमेन्स द सेम इन ऑल गेज.
ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं बाएं देखें, जो स्क्विंट है, जो डिविएशन है आई की, वो सेम रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है. दिस इज कॉल्ड नॉन पैरालिटिक या कमिटेंट squint. It is the deviation of eye where deviation remains the same in all direction of gaze. अच्छा, अब ये जो नॉन पैरालिटिक है, ये जो अभी अभी हमने डिस्कस किया जिसमें डिविएशन जो है वो सेम रहेगी इन ऑल गेज, इस नॉन पैरालिटिक की दो आगे फर्दर टाइप है. ईजोट्रोपिया भी हो सकता है, एक्सोट्रोपिया भी हो सकता है. ईजो का मतलब है कन्वर्ज, ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्टिंग स्क्विड, 24 घंटे ये मैनिफेस्ट रहेगा. ठीक है, तो ईजोट्रोपिया और एक्सोट्रोपिया. एक्सोट्रोपिया का मतलब है डाइवर्जेंट स्क्विंट, ये 24 घंटे मैनिफेस्ट रहेगा और डाइवर्ज रहेगा. ये जो ईजोट्रोपिया है ये कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है. एक्वायर्ड में रिफ्रैक्टिव भी हो सकता है, नॉन रिफ्रैक्टिव भी हो सकता है. और जो हमारे पास एक्सोट्रोपिया था जिसमें डाइवर्जेंट मैनिफेस्टिंग स्क्विंट था, वो हमारे पास कंजेनिटल हो सकता है, इंटरमिटेंट हो सकता है और कांस्टेंट हो सकता है. ये थी सारी स्क्विंट की क्लासिफिकेशंस. अब देखते हैं कि ये सूडो स्क्विंट क्या है. सूडो स्क्विंट ऐसी कंडीशन है जिसमें विजुअल एक्सिस ठीक है. देखिए स्क्विंट की हमारे पास कंडीशन थी कि विजुअल एक्सिस ख़राब होनी चाहिए, लेकिन सूडो स्क्विंट में हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है, हमें लगता है कि आंख इसकी भेंगी है, लेकिन वो आंख भेंगी नहीं होती, स्क्विंट नहीं होता, आंख सही ही होती है, उसका विजुअल एक्सिस भी सही होता है, पैरेलली होता है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे आंख नज़र आती है कि उसके अंदर स्क्विंट है, हालांकि होता नहीं है. तो इसमें क्या हो सकता है, एपिकेंथल फोल्ड किसी का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस हो जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे उसे ईजोट्रोपिया है. ईजोट्रोपिया मीन्स उसका कन्वर्जेंट स्क्विंट है. या फिर वाइड सेपरेशन ऑफ आइज. ठीक है, एक आंख जो है इस कान के पास है, दूसरी आंख जो है वो दूसरे कान के पास, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इतना बढ़ गया है तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे पास एक्सोट्रोपिया हो गया, डाइवर्जेंट स्क्विंट हो गया. ठीक है, डाइवर्जेंट ट्रोपिया, ट्रोप का मतलब है मैनिफेस्टिंग, 24 घंटे स्क्विंट ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हीट्रोफोरिया. ठीक है, हीट्रो मीन स्क्विंट है, फोरिया, फोरिया का मतलब है लेटेंट है, लेटेंसी है. ठीक है, ऐसा स्क्विंट जो ठीक हो जाता है जब आइज़ फ्यूज़ करती हैं और जब हम उनकी किसी तरह फ्यूजन जो है वो तोड़ते हैं, दोनों आंख आपस में फ्यूज़ ना करें, तो वो जो स्क्विंट है वो मैनिफेस्ट हो जाता है. ठीक है, वैसे वो लेटेंट ही रहता है. इट इज़ द कंडीशन देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर डिविएशन यानी मिस अलाइनमेंट. ठीक है, स्क्विंट यही होता है, मिस अलाइनमेंट ऑफ विजुअल एक्सिस होता है. मिसअलाइनमेंट ऑफ आइज विच इज़ केप्ट लेटेंट बाय फ्यूजन मैकेनिज्म. जब आइज दोनों आपस में फ्यूज़ करती हैं तो ये लेटेंट रहता है, और जब फ्यूजन तोड़ते हैं तो स्क्विंट नज़र आ जाता है. इसकी टाइप्स क्या है हमारे पास, टाइप्स में ईजोफोरिया भी आ सकता है, एक्सोफोरिया भी आ सकता है. ईजो का मतलब है कन्वर्जेंस, एक्सो का मतलब है डाइवर्जेंस, और फोरिया का मतलब है लेटेंसी, लेटेंट स्क्विंट. ठीक है, तो ऐसा लेटेंट स्क्विंट जिसमें दोनों आइज कन्वर्ज हो जाए दैट इज़ ईजोफोरिया, और ऐसा लेटेंट स्क्विंट जिसमें दोनों आइज डाइवर्ज हो जाए दैट इज़ एक्सोफोरिया. अब जो ईजोफोरिया होता है वो हाइपरमेट्रोप्स में होता है, एक्सोफोरिया जो होता है वो मायोप्स में होता है. मायोप में होता क्या है कि आई की जो होती है वो रिफ्रैक्टिव पावर वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इमेज जो होता है ना वो रेटिना के आगे ही बन जाता है, पहले ही बन जाता है. तो जब एक नॉर्मल अकोमोडेशन का प्रोसेस होता है, कोई ऑब्जेक्ट दूर से पास आता है, करीब आता है, तो उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ होती है. ठीक है, और आंखें जो होती हैं कन्वर्ज होती हैं अकोमोडेशन में, और पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होता है. तो अब जो मायोप्स हैं उनकी तो ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव पावर इतनी ज़्यादा है, वो तो ऑलरेडी ही रेटिना से पहले इमेज बना रहे हैं, तो मायोप्स को कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अकोमोडेशन की, तो उनकी आंखें कन्वर्ज नहीं करती होती, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी आंखें डाइवर्ज कर जाएंगी, एक्सोफोरिया. तो एक्सोफोरिया में किस में कॉमन होगा, मायोप्स में. क्यों, क्योंकि मायोप्स की आंखें जो है ना वो अंदर की तरफ नहीं जाती, अकोमोडेट नहीं करती, मीडियली कन्वर्ज नहीं होती. तो मायोप्स की आंखें जो होती हैं वो बाहर ही रहती हैं. तो जब आंखें लेटरली साइड पे जाएंगी, मूव करेंगी, डाइवर्ज करेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सोफोरिया. इसी तरह जो ईजोफोरिया होता है वो हाइपरमेट्रोप्स में होता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या है, हेड एक होगा या आई एक होगा, ये कॉमन है. डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, फोकस चेंज नहीं होता. फोटोफोबिया बड़ा कॉमन है, और एक आंख को बंद करें तो वो फोटोफोबिया ठीक हो जाता है. ब्लरिंग होगी या क्राउडिंग ऑफ द वर्ड्स, ये क्यों होगा, ये एम्ब्लायोपिया की वजह से होगा. एम्ब्लायोपिया हमने ऑलरेडी पढ़ा है. इमेज ब्लरिंग रिफ्रैक्टिव एरर में हमारे पास क्या होता था, उसकी क्लिनिकल फीचर्स में क्राउडिंग फिनोमेना है. ठीक है, तो इमेज ब्लरिंग या फिर स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया. ठीक है, जो स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया वो स्ट्रैबिस्मस की वजह से होगा. तो जब एम्ब्लायोपिया होगा उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या आएगा,
क्लिनिकल फाइंडिंग विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी, और क्राउडिंग फिनोमेना, ये वही क्राउडिंग फिनोमेना है। तो ब्लरिंग होगी, क्राउडिंग ऑफ वर्ड्स होगी वाइल रीडिंग। इसके अलावा इंटरमिटेंट डिप्लोपिया। इंटरमिटेंट क्यों? क्योंकि ये लेटेंट स्क्विंट है। जब फ्यूजन होगी तो स्क्विंट ठीक हो जाएगा, जब फ्यूजन टूट जाएगी दोनों आंखों की तो स्क्विंट होगा। तो इंटरमिटेंट, कभी नज़र आएगा कभी नहीं, कभी दो नज़र आएंगे कभी एक, तो डिप्लोपिया। इसी तरह इंटरमिटेंट स्क्विंट होगा, जब फोकस होगा तो स्क्विंट जो होगा लेटेंट हो जाएगा, जब फोकस नहीं होंगी दोनों आंखें आपस में तो स्क्विंट जो होगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसकी असेसमेंट में हमारे पास क्या है? विजुअल एक्यूटी देखेंगे, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स देखेंगे, बाइनोकुलर सिंगल विजन की असेसमेंट करेंगे, साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन देखेंगे, और एसी ओवर ए रेशो। एसी ओवर ए रेशो क्या है? दिस इज अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस ओवर अकोमोडेशन रेशो। सिंपल लफ्ज़ों में बात करें तो ये रेशो है कि आइज़ हमारी कितनी कन्वर्ज हो रही हैं। एसी मीन्स अकोमोडेटिव कन्वर्जिंग, आई कितनी कन्वर्ज हो रही है, रेशो अकोमोडेशन, टोटल अकोमोडेशन कितनी हो रही है इसकी। सो कन्वर्जेंस ओवर अकोमोडेशन, जिसे हम कहेंगे एसी ओवर ए रेशो। डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं? कवर अनकवर टेस्ट, ठीक है, कवर अनकवर, कवर करेंगे तो वो जो फ्यूजन है वो टूट जाएगी, अनकवर करेंगे फ्यूजन हो जाएगी, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फोरिया। इसके अलावा मेडॉक्स और रॉ टेस्ट कर सकते हैं। ये किस लिए? फोरिया फॉर डिस्टेंस, और अगर फोरिया फॉर नियर करना है तो मेडॉक्स विंग टेस्ट। ट्रीटमेंट क्या है? जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसे ठीक करें। ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, या उसके अलावा प्रिज्म स्पेक्टिकल्स में लगा सकते हैं, और प्रिज्म की जो बेस होनी चाहिए ना वो उस मसल की तरफ होनी चाहिए जिसकी हम स्क्विंट जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं। या फिर ये सारे प्रोसीजर फेल हो गए तो सर्जरी में क्या करते हैं? रिसेक्शन करते हैं, और रिसेशन करते हैं, ठीक है। रिसेशन में क्या करते हैं? किसी मसल को वीक करते हैं, और रिसेक्शन में क्या करते हैं? उसको स्ट्रेंथ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीट्रोट्रोपिया। ट्रोप, ट्रोप का मतलब है मैनिफेस्ट, हीट का मतलब है हीट्रो एक्सिस चेंज हो गया, मिस अलाइनमेंट ऑफ विजुअल एक्सिस विच इज स्क्विंट। हीट्रो स्क्विंट, ट्रोपिया मैनिफेस्टिंग। इट इज़ अ मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। मैनिफेस्टिंग स्क्विंट ऐसा होता है जो 24 घंटे आंख भेंगी की भेंगी रहती है, उसका विजुअल एक्सिस ख़राब होता है, स्क्विंट हमें नज़र आ रहा होता है, मैनिफेस्ट हो रहा होता है 24 घंटे। अच्छा, अब इसकी टाइप्स क्या है? डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिविएशन, आंख किधर गई हुई है, ठीक है। क्या दोनों आंखें कन्वर्ज हैं? इज इट ईजोट्रोपिया या डाइवर्ज हैं? एक्सोट्रोपिया। इन सब में ट्रोप आ रहा है क्योंकि ये मैनिफेस्टिंग है। क्या आंखें ऊपर की तरफ चली गई हैं, अपवर्ड, हाइपरट्रोपिया, या डाउनवर्ड, हाइपोट्रोपिया? क्या जो आंखें हैं वो रोटेट इनवर्ड कर गई हैं, इन साइक्लोट्रोपिया, या रोटेट आउटवर्ड कर गई हैं, एक्स साइक्लोट्रोपिया? एटियोलॉजिकल टाइप्स देखें तो दो आते हैं, नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक। पैरालिटिक जिसको हम कहें नॉन कमिटेंट स्क्विंट, ये वो स्क्विंट है जिसमें जब हम अपनी गेज चेंज करें, ऊपर नीचे इधर उधर देखें, तो जो स्क्विंट की डिग्री है, इंटेंसिटी है, वो भी हमारे पास थोड़ी थोड़ी चेंज होने लग जाती है। इट इज़ द इन दिस there it is the deviation of eyes where deviation is irregular and varies in different direction of gaze. डायरेक्शन ऑफ गेज हम चेंज करेंगे तो हमारी जो डिविएशन है वो वेरी करेगी। तो दूसरा है हमारे पास नॉन पैरालिटिक स्क्विंट, जिसको हम कहें कमिटेंट स्क्विंट। इसमें क्या होगा कि जो हमारी डिविएशन है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे हम ऊपर देखें चाहे नीचे देखें, इधर उधर जहाँ मर्जी देखें, तो जो डिविएशन है दैट इज़ सेम इन ऑल डायरेक्शन ऑफ गेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंकमिटेंट स्क्विंट। इस स्क्विंट को हम कहेंगे नॉन पैरालिटिक। नॉन पैरालिटिक कौन से स्क्विंट होते हैं? जहाँ पर हमारी डिविएशन जो है वो सेम रहे इन ऑल डायरेक्शन ऑफ गेजेस, ऊपर देखें नीचे दाएं बाएं जहाँ मर्जी देखें, जो भेंगा पेन है, जो स्क्विंट है, जो मिस अलाइनमेंट है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे स्क्विंट को कहेंगे नॉन पैरालिटिक या कंकमिटेंट स्क्विंट। ये हमारे पास फर्दर सब टाइप है हीट्रोट्रोपिया की। ट्रोपिया का मतलब है मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। मैनिफेस्टिंग वो वाले स्क्विंट होते हैं जो 24 घंटे मैनिफेस्ट करके रखते हैं, इनमें कोई लेटेंसी नहीं होती, फ्यूजन हो या ना हो आंखें ने भेंगा ही रहना है, 24 घंटे भेंगी ही रहेंगी, ऐसी आंखों को कहते हैं मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। ओके, जो ये हमारे पास नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है, इसकी कोई एसोसिएशन नहीं है ऑक्यूलर मूवमेंट्स के साथ। इसके अगर कॉमन टाइप्स की बात करें तो ईजोट्रोपिया भी है और एक्सोट्रोपिया भी है। ट्रोप का मतलब मैनिफेस्टिंग, ईजो का मतलब है कन्वर्जेंट, एक्सो का मतलब है डाइवर्जेंट। सो ईजोट्रोपिया कन्वर्जेंट मैनिफेस्टिंग स्क्विंट, एक्सोट्रोपिया डाइवर्जेंट मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। तो ईजोट्रोपिया में फर्दर देखें तो कंजेनिटल ईजोट्रोपिया होगा, एक्वायर्ड ईजोट्रोपिया होगा, एक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव टाइप भी हो सकता है,
नॉन रिफ्रैक्टिव भी और मिक्स भी हो सकता है। और एक्सोट्रोपिया की बात करें, जो हमारे पास डाइवर्जेंट मैनिफेस्टिंग स्क्विंट है, वो कंजेनिटल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है। अब ये जो नॉन पैरालिटिक है कंकॉमिटेंट स्क्विंट, तो इसकी एटियोलॉजी देखें तो क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, जिस तरह कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि मायोपिया के साथ डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा, यानी जिसको हम एक्सोट्रोपिया कहें वो मायोपिक्स के साथ होगा, और ईजोट्रोपिया जो होगा वो हाइपरमेट्रोपिक्स के साथ होगा। एस्टिग्मेटिज्म के साथ क्या होगा, कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा, ईजोट्रोपिया होगा। उसके अलावा एबनॉर्मल रेशो होगी हमारे पास कन्वर्जेंस टू अकोमोडेशन, जिसको हमने कहा था AC/A रेशो। नॉर्मली ये 3:1 होती है, और अगर ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, क्यों, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव एरर, तो उसकी वजह से स्क्विंट हो सकता है। अब देन हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस सेंटर होते हैं, कुछ डाइवर्जेंस सेंटर होते हैं। अगर तो कन्वर्जेंस सेंटर जिसने कन्वर्ज कराना था उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आंखें कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज होगी तो ईजोट्रोपिया। और अगर उसकी हाइपो एक्टिविटी होगी, का आंखें जो है वो कन्वर्ज हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब आंखें डाइवर्ज हो गई हैं, तो उसकी वजह से एक्सोट्रोपी हो जाएगा। इसी तरह डाइवर्जेंस सेंटर ने आंखें डाइवर्ज करवानी थी, अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी होगी, उसने ज़्यादा आंखें डाइवर्ज करा दी हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सोट्रोपिया हो जाएगा, डाइवर्जेंट मैनिफेस्टिंग स्क्विंट हो जाएगा। और अगर इसी डाइवर्जेंस सेंटर की हमारे पास थोड़ी एक्टिविटी है, हाइपो एक्टिविटी है, वो डाइवर्ज ही नहीं करा रहा, तो आंखें क्या आएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ईजोट्रोपिया हो जाएगा। डिफेक्टिव फ्यूजन मैकेनिज्म, दोनों आंखें आपस में फ्यूज़ नहीं कर रही, तो विजुअल एक्सिस मिसअलाइन हो जाएगा, बहंगापन हो जाएगा। डिकम्पनसेटेड फोरिया, फोरिया का मतलब है लेटेंसी, जो हमारे पास लेटेंट स्क्विंट थे वो जब हमारे फ्यूज़ होते हैं, कंपनसेटेड होते हैं, तो आइज़ ठीक होती हैं। जब उनकी डीकम्पनसेशन हो रही है, आंखें फ्यूज़ ही नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास मैनिफेस्टिंग स्क्विंट हो सकता है, एंड दैट इज़ नॉन पैरालिटिक। ये गेज के साथ चेंज नहीं होगा, पक्का पक्का होगा। सो डीकम्पनसेटेड फोरिया, जो लेटेंट स्क्विंट था उसकी डीकम्पनसेशन हुई है, तो आंखें पक्की पक्की जो है वो अब भींगी हो गई हैं, स्क्विंट हो गई हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, सेंसरी इंटरफेस सच एज, जो हमारे पास लेयर्स हैं, कोई कॉर्निया में ओपेसिटी आ गई है, स्क्विंट हो जाएगा। कैटरैक्ट वही ओपेसिटी होता है, तो कैटरैक्ट। इसके अलावा कंजेनिटल रेटिनल पैथोलॉजी, रेटिना पे फोकस होना होता है, तो अगेन इसकी वजह से क्या होगा, सेंसरी इंटरफेस ख़राब हो जाएगा, अगेन इसकी वजह से कंकॉमिटेंट स्क्विंट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी कॉजेज़ है। क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो मोड ऑफ ऑनसेट ग्रेजुअल भी हो सकता है, सडन जो है वो रेयरली होता है, लेकिन हो सकता है। एज क्या है, ऑनसेट क्या है, कंजेनिटल का और है, एक्वायर्ड का और है। अगर पहले 6 महीनों में है तो कंजेनिटल है, अगले 6 महीनों में है तो एक्वायर्ड है। ऑक्यूलर मूवमेंट्स, देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। डिविएशन यूनिऑक्यूलर भी हो सकती है, ऑल्टरनेटिव भी। अगर तो यूनिऑक्यूलर होगी तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड विजन, ठीक है। और डिप्लोपिया जो है वो इनफ्रीक्वेंट है। इनफ्रीक्वेंट क्यों है, क्योंकि ये जो स्क्विंट होता है, बहंगापन, ये 9 साल से पहले पहले ही हो जाता है, और तब तक ब्रेन जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है, तो ब्रेन तब तक लर्न कर लेता है कि एक इमेज को ना मैं सप्रेस कर दूं, जो डिविएटिंग आई की है ना मैं उसको सप्रेस कर दूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये 9 साल से पहले पहले हो रहा होता है, ठीक है। तो डिप्लोपिया जो है वो इनफ्रीक्वेंट है, ब्रेन उस वक्त समझ जाता है, अभी डेवलप हो रहा होता है, तो ब्रेन क्या करता है, जो डिविएटेड आई है उसकी इमेज को सप्रेस कर देता है। सो डिप्लोपिया इज़ इनफ्रीक्वेंट, डिप्लोपिया नहीं मिलेगा। एंड देर इज़ डिफरेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन में। एम्ब्लायोपिया इज़ यूजली प्रेजेंट। असेसमेंट अगर करें तो हिस्ट्री में क्या देखेंगे, ऑनसेट कब हुआ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इलनेस ये देखेंगे, कोई इंजरी तो नहीं, फैमिली हिस्ट्री या कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट ये देख लेंगे। एग्जामिनेशन करेंगे तो एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, विजुअल एक्विटी देखेंगे, और क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स देखेंगे, कोई लिमिटेशन तो नहीं है, नॉर्मली नहीं होती। कवर अनकवर टेस्ट करेंगे टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ डिविएशन। उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, कितनी एक डिविएशन है ये हम चेक करेंगे। किस तरह करेंगे, हिर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट से कर सकते हैं, प्रिज्म एंड कवर टेस्ट से कर सकते हैं, और क्रिम्सकी कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट से कर सकते हैं, और सिनेप्टोफोर से कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये हिर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट क्या है, इसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि भाई जो पॉइंट लाइट है ना उसकी तरफ आंखें फिक्सेट कर लो, और हम क्या नोट करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट नोट करेंगे सेंट्रल कॉर्नियल रिफ्लेक्स की। अगर तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 मिलीमीटर की है, तो इसका मतलब 7 डिग्री जो है वो स्क्विंट है, ठीक है, विजुअल एक्सिस जो है वो 7 डिग्री
चेंज है। और इसी 7 डिग्री का मतलब है कि 14 प्रिज्म डायोप्टर, 1 मिलीमीटर 7 डिग्री 14 प्रिज्म डायोप्टर्स। ओके, दूसरा हमारे पास प्रिज्म एंड कवर टेस्ट। एक आंख पे प्रिज्म रखेंगे, एक आंख पे कवर अनकवर करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रिज्म्स लेंगे जिनकी स्ट्रेंथ जो होगी ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। अब होगा क्या कि जो प्रिज्म की एपिक्स है ना वो हम उस साइड पे रखेंगे जिस साइड पे आंख हमारी डिविएट कर गया, भेंगी हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्सोट्रोपी है, मेरी आंख बाहर की तरफ चली गई है, तो प्रिज्म की हम बेस की जो डायरेक्शन है ना, एपिक्स सॉरी प्रिज्म की जो एपिक्स की डायरेक्शन है वो भी हम बाहर की तरफ रखेंगे। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल ईजोट्रोपी है, मेरी आंख अंदर की तरफ भेंगी है, तो जो प्रिज्म की एपिक्स होगी उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो जिस तरफ आंख डिविएटेड है उधर ही प्रिज्म की एपिक्स रखेंगे। एक आंख पे ये करेंगे, ये उस आंख पे करेंगे जिसमें भेंगापन है। और जो नॉर्मल आई है ना, हम उसे कहेंगे कि भाई दूर देखो, किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करो, फिक्सेट कर लो अपनी आंख, ठीक है। तो एक आंख के ऊपर प्रिज्म रख दी है जिसके अंदर स्क्विंट था, और दूसरी आंख को हमने कहा कि फोकस कर लो ऑब्जेक्ट पे। अब क्या करना है, जो आंख फोकस कर रही है ना दूर ऑब्जेक्ट पे जिसको फिक्सेट कराया हुआ है, उसके ऊपर हमने क्या करना है, कवर अनकवर, कवर अनकवर करना है, ये करना है। और जो आंख प्रिज्म के अंदर है ना, जिसके अंदर स्क्विंट है, वहाँ पर रिकवरी हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि कितनी हमारे पास डिविएशन है, ठीक है। क्योंकि हमने जो प्रिज्म यूज़ करने हैं वो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ बढ़ाती जाना है। तो हमें पता चल जाएगा कितने प्रिज्म डायोप्टर्स डिविएशन है हमारी आई में। सो दिस इज प्रिज्म एंड कवर टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्रिम्स्की कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। पेशेंट को कहना है कि भाई अपनी आंखें जो है ना वो फिक्सेट कर लो पॉइंट लाइट के ऊपर, और प्रिज्म अगेन विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। इस बार जो होगा प्रिज्म हमने वो नॉर्मल फिक्सेटिंग आई के सामने रखना है, ठीक है। जब हम नॉर्मल फिक्सेटिंग आई के सामने रखेंगे तो जिस आई के अंदर स्क्विंट होगा ना, तो अब हम इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के प्रिज्म जो है वो बार बार डाली जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेंथ आ जाती है तो क्या होगा कि जो स्क्विंट आई है उसमें क्या होगा, जो कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स है वो सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइनाइटो 4। इसमें क्या होगा, इट मेजर्स द एंगल ऑफ डिविएशन एंड बाइनोकुलर सिंगल विजन एक्यूरेटली। उसके बाद कुछ साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शंस करेंगे 1% साइक्लोपेंटोलेट से या 1% एट्रोपिन से। देन फंडस एग्जामिनेशन वो क्यों करेंगे, टू एक्सक्लूड रेटिनल पैथोलॉजी। इसके अलावा ए सी ओवर ए रेशो हम देखेंगे। ए सी का मतलब है कन्वर्जेंस और ए का मतलब है अकोमोडेशन। कितनी रेशो है कन्वर्जेंस की टू अकोमोडेशन। इसको ये नॉर्मली जो होती है ये 3:1 होती है, स्क्विंट में जो ये रेशो होती है वो ख़राब होती है। ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ट्रीटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले एंगल रिफ्रैक्टिव एरर जो है उसको ठीक करना है। अगर कोई बंदे में रिफ्रैक्टिव एरर है, हाइपरमेट्रोपिक है, मायोपिक है, एस्टिग्मेटिज्म है, तो उसको ठीक करना है क्योंकि इनकी वजह से भी स्क्विंट होता है। एम्ब्लायोपिक है, एम्ब्लायोपिया ट्रीट करना है। एम्ब्लायोपिया कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि वो जो आंख है ना नॉर्मल वाली, या उसको पैच कर दें, ऑक्लूड कर दें, या फिर उसके अंदर एट्रोपिन डाल दें, जिसे हम कहते हैं पेनलाइजेशन। अचीवमेंट ऑफ एक्सेप्टेबल कॉस्मेटिक ऑक्यूलर अलाइनमेंट, ठीक है, मतलब कॉस्मेटिकली बंदा अच्छा लगना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ट्रीटमेंट का। और अचीवमेंट ऑफ बाइनोकुलर फंक्शन, दोनों आइज जो आपस में फ्यूज़ करें, सिंगल इमेज प्रोड्यूस करें, बाइनोकुलर फंक्शन उसका रिस्टोर हो जाए। ट्रीटमेंट में क्या है, फुल करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, बिल्कुल फुल रिफ्रैक्शन। अगर हाइपरमेट्रोपिक है, मायोपिक है, उसकी फुल ट्रीटमेंट हो। एम्ब्लायोपिक थेरेपी, इसमें क्या होगा, नॉर्मल आई को या पैच कर देंगे, ऑक्लूड कर देंगे, या एट्रोपिन डालकर पैनलाइज या ब्लर कर देंगे। उसके अलावा क्या होगा, बाईफोकल ग्लासेस यूज़ करेंगे फॉर द करेक्शन ऑफ नियर विजन। और ये तब करेंगे जब एबनॉर्मल रेशो होगी हमारे पास ए सी ओवर ए की। सर्जरी करेंगे, सर्जरी में दो काम कर सकते हैं, रिसेक्शन और रिसेशन, ठीक है। जब हम रिसेस करेंगे किसी मसल को तो उसका मतलब है कि उस मसल को हमने वीक करना है। यह कैसे कर सकते हैं, मसल जहाँ पर अटैच होगा उसकी अटैचमेंट हमने उखाड़ देनी है, और आई में ना इक्वेटर के ऊपर जाकर ना उसको अटैच कर देना है, इक्वेटर के पास पास। अब खुद ही यहाँ पर फिजिक्स लगाएं, अगर एक मसल इक्वेटर पे आया हुआ है तो वो जितना मर्जी खींचे, उसने खे आई बॉल को रिमूव करना है, वो रोटेट करना है, तो वो मसल तो नहीं रोटेट कर सकता, वो तो इक्वेटर के पास अटैच है। तो इक्वेटर के जितना पास मसल अटैच होगा उतना वो वीक काम करेगा। तो अगर किसी मसल को रिसेस करना हो, वीक करना हो, तो उसको उसकी नॉर्मल साइट ऑफ इंसर्शन से उठाकर रीअटैच कहाँ पे कर देना है, नियर द इक्वेटर। तो इसकी जो टर्निंग फोर्स है, इसका जो टॉर्क है वो कम हो जाएगा, रोटेट करेगा ही नहीं जितना मर्जी जोर लगाता रहे। दूसरा हमारे पास प्रोसीजर है
रिसेक्शन में क्या करेंगे, किसी मसल को स्ट्रेंथन कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास एक मसल है, हम कह लेते हैं कि चलो भाई 200 मीटर का है, इतना होता नहीं है, चलो 200 मीटर का एक कोई मसल है, हम उसको काट के पीछे 50 मीटर का कर देते हैं, उसकी लेंथ जो है वो छोटी कर देंगे। अब वो मसल थोड़ा सा खींचेगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल जो होगी ना वो खींचेगा, उसकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जितना ज़्यादा छोटा साइज मसल का होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो रिसेक्शन में भी क्या करेंगे, हम मसल को स्ट्रेंथ करेंगे। मसल को किस तरह स्ट्रेंथ कर सकते हैं, इट इज़ कट शॉर्टर नियर द इंसर्शन, और उसी उसकी वापस जगह पे ही लगा देंगे, क्योंकि उसकी अटैचमेंट से तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सिर्फ मसल की जो है वो जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है। और ये इसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, मसल की लेंथ को छोटा करके। देन हम ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं टू अचीव द बाइनोकुलर सिंगल विजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कंजेनिटल इजोट्रोपिया या फिर इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया। कंजेनिटल बच्चा है, छोटा है, इन्फेंटाइल छोटा है। तो ये जो होगा हमारे पास फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लाइफ में होगा। ईजो ईजो मीन्स कन्वर्जेंट, ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट मैनिफेस्टिंग स्क्विंट है विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द लाइफ। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है, इसमें जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो हमारे पास 30 प्रिज्म डायोप्टर से ज़्यादा होगा। हमने पढ़ा है कि 1 मिलीमीटर का मतलब है 7 डिग्री, और उसका मतलब है 14 प्रिज्म डायोप्टर। तो इसमें 30 प्रिज्म डायोप्टर से जो होगा वो ज़्यादा होगा। फिक्सेशन पैटर्न क्या होगा, फिक्सेशन पैटर्न हमारा ऑल्टरनेट होगा। इसका मतलब कभी एक आंख ऑब्जेक्ट को फिक्स करेगी, फिर कुछ देर बाद दूसरी आंख उसको फिक्स करेगी, कभी फिर एक आंख फिक्स करेगी, फिर दूसरी आंख फिक्स करेगी। तो ये जो फिक्सेशन पैटर्न है ये हमारे पास ऑल्टरनेटेड है। उसके अलावा क्रॉस फिक्सेशन भी है, एक आंख दूसरी की गेज में घुस जाएगी। फॉर एग्जांपल लेफ्ट आई जो होगी वो राइट गेज को कवर करेगी, ठीक है, लेफ्ट आई से राइट गेज बच्चा जो होगा वो देख रहा होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो मीडियल रेक्टस होगा उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, ऐसा लगेगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या फॉल्स इंप्रेशन आएगा, ये फॉल्स इंप्रेशन आएगा कि जो सिक्स नर्व है उसकी पालसी हुई हुई है। क्यों, क्योंकि सिक्स नर्व किसको सप्लाई करती है, लैटरल रेक्टस को। लैटरल रेक्टस ने क्या करना होता है, आंख को लैटरली मूव करना होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वो जो लेफ्ट आई है वो राइट की गेज में घुस गई है। तो ऐसा लगेगा, फॉल्स इंप्रेशन आएगा कि सिक्स नर्व पालसी हुई है, इसका लैटरल रेक्टस जो है वो फारिग है, हालांकि वो ठीक होगा। इसके अलावा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एरर कोई भी नहीं होगा, आंखें जो होंगी वो बिल्कुल ठीक होगी, ना हाइपरमेट्रोपिक होगा, ना मायोपिक होगा, ना एस्टिग्मेटिज्म होगा, रिफ्रैक्टिव एरर कोई भी नहीं होगा। इसके अलावा डीवीडीज होंगे, डिसोसिएट वर्टिकल डिविएशन। इसमें क्या होगा, जो नॉन फिक्सेटिंग आई है, या जब हम उसको कवर करेंगे या फिर वो अपना जो क्या कहते हैं अटेंशन जो है वो लूज़ कर देगी, इनअटेंटिव हो जाएगी। दोनों केस में जब हम नॉन फिक्सेटिंग आई को कवर करेंगे या उसका जो फोकस है या अटेंशन है वो लूज़ हो जाएगी, तो आंख क्या होगी, शूटर शूटर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ रोल अप हो जाएगी, एलिवेट हो जाएगी। इट इज़ द एलिवेटिंग ऑफ नॉन फिक्सेटिंग आई व्हेन कवर्ड और विद विजुअल इन अटेंशन, ठीक है। तो इसको कहेंगे डिसोसिएट वर्टिकल डिविएशन, डीवीडीज। इसके अलावा क्या होगा, इन्फीरियर ऑब्लिक की ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी, ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। इन्फीरियर ऑब्लिक ने क्या करना होता है, आई को ऊपर की तरफ खींचना होता है, इसी वजह से ही डीवीडी होगी, ठीक है। डीवीडीज होंगे और इन्फीरियर ऑब्लिक की ओवर एक्टिवेशन होगी। और इसके अलावा क्या हो सकता है, लेटेंट नेस्टिग्मस। नेस्टिग्मस होता है ऑसिलेशन, ऐसी आंख इधर उधर मूव करती रहती है टू फ्रो, लेकिन ये लेटेंट है, ये मैनिफेस्टिंग नहीं है, कभी कभी होगा, ठीक है, जब कोई कवर करेंगे या इसके अलावा कोई अटेंशन जो है वो लूज़ कर जाएगी आई, तो तब ये कभी 2-4 सेकंड के लिए थोड़ा सा निस्टैग्मस शो करेगी, दिस इज़ लेटेंट निस्टैग्मस। उसके अलावा ट्रीटमेंट में क्या है, सर्जिकल करेक्शन करेंगे आफ्टर एम्ब्लायोपिक थेरेपी। और क्या करेंगे, आइडियली जो सर्जरी कर लेनी चाहिए वो 12 मंथ्स तक कर लेनी चाहिए, और अगर बहुत बहुत हद डिले है तो 2 साल, क्योंकि बस इसके बाद सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके अलावा ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं टू अचीव बाइनोकुलर कॉपरेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। ईजो मीन कन्वर्जेंस, ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। जब भी बंदा अकोमोडेशन करने की कोशिश करेगा, अकोमोडेशन में क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर से करीब आता है तो आंखें जो होती हैं कन्वर्ज होती हैं। उसके अलावा प्यूपल जो होता है वो छोटा होता है, उसका साइज़ छोटा होता है, और सिलरी मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, लेंस का जो डायोप्टर है वो इंक्रीज़ करता है। ये सारी अकोमोडेशन है। जब भी कोई बंदा अकोमोडेशन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा, दिस इज़ कॉल्ड अकोमोडेटिव
ईजोट्रोपिया, अकोमोडेशन करेगा तो उसे ईजोट्रोपिया होगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्क्विंट इन चाइल्डहुड, और ये उन पेशेंट्स में होता है जिनको हाइपरमेट्रोपिया हो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, उनकी कन्वर्जन पावर ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से इमेज है वो रेटिना के पार पीछे बियॉन्ड करके बनती है। तो अगर तो उनकी पावर ठीक होती तो इमेज सीधा रेटिना में बनता। अब वो क्या करते हैं, वो जोर लगाते हैं, जब वो जोर लगाते हैं कन्वर्ज करते हैं तो उनको स्क्विंट हो जाता है। इसकी टाइप्स में हमारे पास रिफ्रैक्टिव आ सकता है, इन लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर होगा, मोस्टली ये हाइपरमेट्रोपिया होगा, या फिर नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इसोट्रोपिया। अकोमोडेशन कोई भी है, जब दूर से ऑब्जेक्ट करीब आएगा तो स्क्विंट हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव में उनको साथ हाइपरट्रोपिया होगा, और नॉन रिफ्रैक्टिव में उन्हें कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया में क्या होगा, अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस है, ठीक है। जब भी अकोमोडेशन वो करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट दूर से पास आएगा तो उसकी वजह से क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी या ईजोट्रोपिया होगा। एसोसिएटेड विद हाइपरमेट्रोपिया, इन पेशेंट्स को हाइपरमेट्रोपिया होगा। और इसमें ए सी ओवर ए रेशो है जो नॉर्मल होगी, रेशो इज़ नॉर्मल। कन्वर्जेंस ओवर अकोमोडेशन रेशो इज़ नॉर्मल। ट्रीटमेंट क्या है, ये हमारे पास फुली अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया भी हो सकता है, पार्शली अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया भी हो सकता है। अगर तो फुली है तो वो हमारे पास फुली करेक्ट हो जाएगा, ग्लासेस है, और अगर पार्शली अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया है तो उसकी पार्शली करेक्शन हो सकती है। इस तरह एम्ब्लायोपिया थेरेपी में हमारे पास इनको करा सकते हैं। उसके अलावा सर्जरी में क्या है, रेजिडुअल डेविएशन हो सकती है। इसके अलावा होता है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया। जब ये पेशेंट अकोमोडेशन करेंगे तो इन्हें इजोट्रोपिया हो जाएगा, इनकी आंखें जो होंगी वो कन्वर्ज होंगी, बट दे आर नॉन रिफ्रैक्टिव, इनको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। इसमें भी जो है डेविएशन वो सेम होगी नियर और फार डिस्टेंस के लिए। बाइनोकुलर सिंगल विजन जो है वो भी रिड्यूस्ड होगी, ठीक है, नियर और नॉर्मल डिस्टेंस के लिए। ए सी ओवर ए रेशो जो है वो हाई होगी। ट्रीटमेंट क्या है, बाईफोकल ग्लासेस, एम्ब्लायोपिया थेरेपी और सर्जरी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंजेनिटल एक्सोट्रोपिया। एक्सो मीन डाइवर्जेंस, ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। सो इट इज़ डाइवर्जेंट मैनिफेस्टिंग स्क्विंट, और ये है कंजेनिटली बाय बर्थ। रेयर है, ठीक है, मतलब डाइवर्ज हुई आंखें होंगी बाय बर्थ, ठीक है, ऐसा स्क्विंट, लेफ्ट वाली आंख लेफ्ट पर, राइट वाली राइट पर, ये रेयर है, ठीक है, एंड ऑफन प्रेजेंट्स एट बर्थ। एंगल ऑफ डिविएशन इज़ लार्जर, कॉन्स्टेंट फिक्सेशन पैटर्न जो है ऑल्टरनेट है, कभी एक आंख फिक्स करेगी कभी दूसरी करेगी। रिफ्रैक्शन नॉर्मली और न्यूरोलॉजिकल एनॉमलीज जो होंगी इसके साथ मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, मेनली सर्जरी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। एक्सो मीन्स डाइवर्जेंस, ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। इंटरमिटेंट कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सो डिविएशन, और ये हमारे पास पहले एक्सोफोरिया होगा, बाद में वो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में जाएगा। एक्सोफोरिया का मतलब लेटेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट, लेफ्ट वाली आंख लेफ्ट पे, राइट वाली राइट पे, दोनों डाइवर्ज होगी, एंड दिस इज लेटेंट। नॉर्मली ये फ्यूज रहती है, लेकिन जब इनकी फ्यूजन डिसरप्ट होती है तो ये स्क्विंट जो होगा मैनिफेस्ट होगा। पहले एक्सोफोरिया होगा, उसके बाद इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया होगा, ठीक है। और डिविएशन जो होगी वो कब हो सकती है, इट में मैनिफेस्ट एट टाइम्स एंड लेटेंट एट अदर्स, कभी होगी कभी नहीं होगी। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, फटीग, इल हेल्थ, ब्राइट लाइट। और डिविएशन यूनिलैटरल भी हो सकती है, ऑल्टरनेटिंग भी हो सकती है। और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, आई स्ट्रेन, ब्लरिंग, हेडेक, डिफ़िकल्टी विद प्रोलॉन्ग रीडिंग। इसके अलावा ट्रांजिएंट हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में होगा। और इसके अलावा क्या होगा, डिप्लोफोटोफोबिया। अब होगा क्या, जब ये पेशेंट ब्राइट लाइट में जाएंगे, जो कि इनका एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, ब्राइट लाइट में क्या होगा कि वो अपनी एक आंख जो है वो बंद कर देंगे, क्लोजर ऑफ वन आई, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्यूजन जो होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी, और जब फ्यूजन डिसरप्ट हो जाएगी तो डिविएशन जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसको कहेंगे डिप्लोफोटोफोबिया। नेक्स्ट इज कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया। जब हम इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया को नहीं ट्रीट करेंगे ना तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इट में डिकम्पलसेट एंड बिकम कांस्टेंट। इसकी असेसमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट की थी ना, कि हिस्ट्री लेंगे, ऑनसेट इलनेस, इंजरी, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस ट्रीटमेंट, देन उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल एक्यूटी, एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स, कवर अनकवर, हिशबर्ग, प्रिज्म, क्रिम्सकी, ठीक है, ये सारे जो टेस्ट होंगे ये हम इसकी एग्जामिनेशन या फिर असेसमेंट में ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में हम इसका अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है उसको ट्रीट कर देंगे, प्रिज्म थेरेपी, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करेंगे और सर्जरी करवाएंगे।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पैरालिटिक स्क्विंट, जिसे हम कहेंगे नॉन कंकोमिटेंट स्क्विंट। ये हमारे पास हीट्रोट्रोपिया की टाइप थी। हीट्रो मीन स्क्विंट, ट्रोपिया मीन मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। ये ऐसा स्क्विंट है जो हर वक्त नज़र आएगा, मैनिफेस्टिंग है। पैरालिटिक, पैरालिटिक का मतलब है कि जहाँ जहाँ गेज जाएगी ये स्क्विंट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैनिफेस्टिंग स्क्विंट in which the amount of deviation in the squinting eyes varies in different direction of gaze. gaze change होगी तो deviation भी जो है वो वेरी करेगी, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑक्यूलर मूवमेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नॉन पैरालिटिक स्क्विंट, दैट वाज नॉट एसोसिएटेड। पैरालिटिक स्क्विंट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद ऑक्यूलर मूवमेंट्स। एटियोलॉजी में देखें तो कोई नर्व लीजन हो सकता है जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करें। कौन कौन सी? थर्ड हो सकती है, फोर्थ और सिक्स, ठीक है। थर्ड सबको सप्लाई करती है, फोर जो होती है वो हमारे पास SO4 सुपीरियर ऑब्लिक को देती है, LR6 लैटरल रेक्टस को, सिक्स क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी। एक्वायर्ड में कोई ट्रॉमा लग सकता है, उसकी वजह से पैरालिटिक स्क्विंट हो सकता है। इन्फेक्शस, वायरस, बैक्टीरिया, कोई साइफिलस हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन बाय ट्यूमर्स, कोई ट्यूमर हो सकते हैं, ग्लायोमा, कॉस्टिक न्यूरोमा, नेजोफ्रिंजियल कार्सिनोमा, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, वास्कुलाइटिस हो सकता है। इस्कीमिया में डायबिटीज़ आ सकता है, हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म हो सकता है, सर्कल ऑफ विलस का जो हमारे पास कंप्रेसिव लीजन होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकते हैं। इन सब की वजह से पैरालिटिक स्क्विंट होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? मोड ऑफ ऑनसेट जो है वो सडन है। एज ऑफ ऑनसेट एट एनी एज। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगी, हिस्ट्री ऑफ सिस्टेमिक डिजीजेज होगी। डिप्लोपिया इज द मेन सिम्टम, दिस इज द कीवर्ड, डिप्लोपिया इज द मेन सिम्टम फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट। ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो होंगी वो लिमिटेड होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ द पैरालाइज्ड मसल। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। ऑकुलर मूवमेंट्स जो है वो लिमिटेड है, डिप्लोपिया जो है वो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट है, और सेकेंडरी डिविएशन इज़ ग्रेटर देन द प्राइमरी डिविएशन। प्राइमरी डिविएशन क्या होता है? वो होता है कि जब हम नॉर्मल आई को फिक्सेट करते हैं प्राइमरी पोजीशन में, नॉर्मल आई को कहते हैं कि भाई सीधा देखो प्राइमरी पोजीशन में, और जो अफेक्टेड आई होती है वो कितना डिविएट है, दिस इज़ प्राइमरी डिविएशन। सेकेंडरी डिविएशन में क्या होता है कि जो हमारी डिजीज्ड आई है उसको हम फिक्सेट करते हैं, और नॉर्मल आई जो होती है ना वो डिविएट करती है। तो दिस इज़ सेकेंडरी डिविएशन। इसमें सेकेंडरी डिविएशन जो है वो प्राइमरी से ज़्यादा होगी। तो पैरालिटिक के क्या क्या इंपॉर्टेंट हॉट फेवरेट पॉइंट्स है? डिप्लोपिया इज़ द मेन फीचर। ऑकुलेंट मूवमेंट्स जो होंगी वो लिमिटेड होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल, और तीसरा सेकेंडरी डिविएशन इज़ ग्रेटर देन द प्राइमरी डिविएशन। असेसमेंट में क्या होगा? हिस्ट्री लेंगे, मोड ऑफ ऑनसेट, एज ऑफ ऑनसेट, ट्रॉमा, नेचर ऑफ डिप्लोपिया, सर्जिकल हिस्ट्री और सिस्टमिक हिस्ट्री लेंगे। एग्जामिनेशन में हम विजुअल एक्यूटी देखेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे। ये नॉर्मली होती है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिविएशन किस तरह मेजर करेंगे? हिशबर्ग टेस्ट, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। प्रिज्म बार कवर टेस्ट, ये भी हमने स्टडी कर लिया। उसके अलावा साइनाप्टोफोर, ये भी हमने देख लिया है। उसके अलावा ऑक्यूलर मूवमेंट्स आर लिमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल। Secondary deviation is greater than primary deviation, or diplopia is recorded and it is frequent. हैश चार्ट, हैश स्क्रीन चार्ट जो होगा वो हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? हम लिमिटेशन और ओवर एक्टिवेशन देखेंगे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की। तो हैश चार्ट, हैश स्क्रीन चार्ट से हम क्या देख सकते हैं? लिमिटेशन और ओवर एक्टिवेशन एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की। उसके अलावा एम्ब्लायोपिया में प्रेजेंट नहीं होगा, इट इज़ एबसेंट। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं? ब्लड प्रेशर चेकअप करा सकते हैं, क्यों कोई इन्फ्लामेशन वगैरह, वास्कुलर कोई ऐसी एनॉमली तो नहीं है। उसके अलावा CBC ESR देख सकते हैं। ब्लड शुगर, डायबिटीज़ भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। VDRL और FTABS ये हम किस लिए? साइफिलिस के लिए करवाते हैं। ANA, एंका वगैरह हम किस लिए? कोई वास्कुलाइटिस तो नहीं है। C एंका, P एंका। एंटी डबल स्ट्रैंड DNA बॉडीज़ देखेंगे, CT और MRI। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? डिप्लोपिया इज़ द मेन सिम्टम, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं प्रिज्म से, पैच कर देंगे या ऑक्लूड कर देंगे डिविएटेड आई को। जो आई डिविएटेड है उसको पैच कर देंगे, या जो दूसरी आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ओवर एक्टिव है, उसमें बोटॉक्स इंजेक्शन लगा देंगे और उसकी डिनर्वेशन कर देंगे। स्क्विंट सर्जरी इंडिकेटेड होती है हमारे पास 6 से 9 महीनों बाद, टिल द रिकवरी ऑफ नर्व फंक्शन इज स्टेबलाइज्ड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन नॉन पैरालिटिक एंड पैरालिटिक स्क्विंट। सबसे जो उसके मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। मोड ऑफ ऑनसेट पैरालिटिक का जो है वो सडन है, ठीक है, कोई सडन ट्रॉमा, सडन लीजन। तो पैरालिटिक सडन है, नॉन पैरालिटिक ग्रेजुअल भी है, कंजेनिटल भी है। एज ऑफ ऑनसेट पैरालिटिक अडल्टहुड में होगा, नॉन पैरालिटिक कोई भी चाइल्डहुड में हो सकता है।
ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, पैरालिटिक में होगी, कोई हिस्ट्री होगी, ट्रॉमा होगा। नॉन पैरालिटिक में ऐसी कोई इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। पैरालिटिक में और क्या होगा, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया इज़ फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट, नॉन पैरालिटिक में नहीं होता। पैरालिटिक में और क्या होगा, नोजिया वर्टाइगो होगा। क्यों? क्योंकि कोई नर्व का लीजन है, कोई कॉस्टिक न्यूरोमा वगैरह है, कोई ग्लायोमा है, तो नर्वस सिस्टम जो है ना वो भी साथ साथ अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से नोजिया और वर्टाइगो है। ये पैरालिटिक में होगा, नॉन पैरालिटिक में नहीं होगा। पैरालिटिक में और क्या होगा, फॉल्स प्रोजेक्शन होगी, नॉन पैरालिटिक में नहीं होगी। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स पैरालिटिक में होगा, लिमिटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ पैरालाइज मसल, और नॉन पैरालिटिक में नहीं होगा, मसल जो होंगे वो फुली नॉर्मल होंगे। और क्या पैरालिटिक में हो सकता है, सेकेंडरी डिविएशन इज ग्रेटर देन द प्राइमरी डिविएशन, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग। नॉन पैरालिटिक में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्राइमरी सेकेंडरी डिविएशन सेम होंगी। और पैरालिटिक में क्या होगा, एबनॉर्मल हेड पोस्चर, यस फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट, नॉन पैरालिटिक में ऐसा कुछ नहीं होगा। पैरालिटिक में कोई न्यूरोलॉजिकल लीजन होगा, नॉन पैरालिटिक में नहीं होगा। पैरालिटिक में कोई सिस्टेमिक डिजीज़ होगी, नॉन पैरालिटिक में नहीं होगी। तो ये तो था इसका डिफरेंस। अब हम रिवाइज जल्दी से कर लेते हैं। स्क्विंट हमने क्या क्या पढ़े थे। स्क्विंट को जनरली हमने कह दिया था हीट्रो। स्क्विंट दो तरह के हो सकते थे, या हीट्रोफोरिया या हीट्रोट्रोपिया। हीट्रोफोरिया का मतलब लेटेंट, हीट्रोट्रोपिया का मतलब मैनिफेस्टिंग। हीट्रोफोरिया की बात करें तो उसमें ईजोफोरिया, एक्सोफोरिया आए थे। हीट्रोट्रोपिया की बात करें तो उसमें पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक। नॉन पैरालिटिक को देखते हैं तो इसमें ईजोट्रोपिया थे और एक्सोट्रोपिया थे। ईजोट्रोपिया में कंजेनिटल या फिर एक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव, एक्वायर्ड नॉन रिफ्रैक्टिव। नॉन पैरालिटिक में क्या थे, ईजो और एक्सो। ईजो को तो हमने देख लिया, कंजेनिटल, एक्वायर्ड, रिफ्रैक्टिव और नॉन रिफ्रैक्टिव। ये जो एक्सोट्रोफी है इसमें हमारे पास क्या था, कंजेनिटल था, इंटरमिटेंट था और कांस्टेंट था। तो ये हमारी स्क्विंट की जो है वो समरी थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी। इसका कीवर्ड है डाउन एंड आउट। जब भी थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी होगी ऑक्यूलोमोटर, तो उसकी वजह से आई जो होगी हमारी डाउन हो जाएगी और आउट हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि जितने भी ऑक्यूलर मसल्स हैं उनकी क्या क्या सप्लाई है, थर्ड, फोर और सिक्स नर्व। थर्ड जो है वो सबको सप्लाई करती है, फोर जो है, फोर वो सुपीरियर ऑब्लिक को करेगी, और सिक्स जो है वो लैटरल रेक्टस को। अब लैटरल रेक्टस का क्या फंक्शन है, उसने आई के मसल्स को लैटरली मूव करवाना है, ठीक है, आउट की साइड पर। और जो हमारा सुपीरियर ऑब्लिक है उसने क्या करवाना है, इन्फीरियरली मूव करवाना है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अब होता क्या है कि जब भी कोई नर्व किसी मसल को इनर्वेट करी होती है, वो क्या करती है, उस मसल को ना कंटिन्यूसली किसी टोन में रखती है, पीछे से कंटिन्यूसली इम्पल्सेस जो होती है वो फायर कर रही होती है। अब जब ये थर्ड नर्व जो ऑक्यूलोमोटर ये फारिग हो गई है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास सुपीरियर रेक्टस थे और मीडियल रेक्टस थे और इन्फीरियर ऑब्लिक थे, उनके फंक्शंस क्या हो गए हैं, फारिग हो गए हैं। ठीक हो गया। जब उनके फंक्शंस फारिग हो गए हैं तो इनका कंट्रोल मसल्स के ऊपर से, आई के ऊपर से हट गया। लेकिन जो लैटरल रेक्टस है और जो हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक है उसका कंट्रोल अभी भी आई मसल्स के ऊपर है। तो लैटरल रेक्टस क्या करेगा, उसको आउट की तरफ खींचेगा, और सुपीरियर ऑब्लिक क्या करेगा, उसे डाउन की तरफ, यानी उसका डिप्रेशन करवाएगा। तो आई जो है वो लैटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक की वजह से डाउन एंड आउट हो जाएगी। तो थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी में डाउन एंड आउट होगी। अब थर्ड क्रेनियल न्यूक्लियस कहाँ होता है, मिड ब्रेन में होता है, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस वेंट्रल टू द सिल्वियन एक्विडक्ट। और इसके क्लिनिकल टाइप्स में हमारे पास थर्ड नर्व पाल्सी किस तरह की हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, प्यूपल इन्वॉल्विंग भी हो सकती है, प्यूपल स्पेयरिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये ऑक्यूलोमोटर है जिसने टोसिस भी कंट्रोल करना होता है, ठीक है, लिवेटर पाल्पेब्रे। उसके अलावा ये प्यूपल को भी जाकर इनर्वेट करती है, तो प्यूपल इन्वॉल्विंग भी, प्यूपल स्पेयरिंग भी। उसके अलावा डिविजनल थर्ड नर्व पाल्सी, इसमें क्या होगा, क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे, या सुपीरियर डिवीजन या इन्फीरियर डिवीजन जो है ना वो थर्ड नर्व की वो फारिग हो जाएगी, जिसकी रीज़न हमारे पास कवर्नस, साइनस या कोई ऑर्बिट का जो है वो लियन हो सकता है। खैर इसको बाद में डिटेल में देखते हैं। कॉजेज़ क्या, इडियोपैथिक 25% की कोई कॉजेज़ नहीं होती। कोई वास्कुलर इस्कीमिया हो गया जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई एन्यूरल कंप्रेशन हो गया जिस तरह पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की होगी, कोई ट्यूमर, कोई पैरासेलर ट्यूमर, सेलर टर्शिका के आसपास कोई ट्यूमर, उसकी वजह से हो सकता है। इन्फ्लेमेशन, सार्कोइडोसिस, इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस, वास्कुलाइटिस हो सकते हैं, जॉइंट सेल आर्टराइटिस, कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, लिम्फोमा, कार्सिनोमा या ट्रॉमा, डायरेक्ट भी और सबड्यूरल भी। इसके क्लिनिकल फीचर्स में सवियर हेडेक और पेरियोकुलर पेन होगी। और फीचर ऑफ थर्ड नर्व पाल्सी है कॉज बाय
एक्सपेंडिंग एन्यूरिज्म, ये पेन क्यों हो गई? क्योंकि जो एन्यूरिज्म है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है, वास्कुलर इस्कीमिया हो रहा है, सबएरेक्नोइडल हैमरेज हो रही है। अब इसकी हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, पार्शियल, कंप्लीट, प्यूपल स्पेयरिंग, प्यूपल इन्वॉल्विंग और डिविजनल थर्ड नर्व पाल्सी। सबसे पहले देखते हैं पार्शियल थर्ड नर्व पाल्सी क्या होता है। पार्शियल मीन्स ये पार्शली डैमेज है तो इसकी वजह से डिप्लोपियो होगा, ठीक है, थोड़ा सा टोसिस हो जाएगा, पार्शियल टोसिस होगा, कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि नर्व पार्शली डैमेज है, उसका कुछ फंक्शन जो है वो लॉस्ट हुआ है, पार्शियल टोसिस, जिसकी वजह से डिप्लोपिया होगा, ठीक है। और उसके अलावा वेरिएबल लिमिटेशन ऑफ एडक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें लैटरल रेक्टस को हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि उसकी अपनी नर्व सप्लाई है, और सुपीरियर ऑब्लिक को भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि उसकी अपनी नर्व सप्लाई है। तो क्योंकि पार्शियल इंजरी है, पार्शियल थर्ड नर्व पाल्सी है, ठीक है, तो इसीलिए वेरिएबल लिमिटेशन है एडक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की। इस तरह पार्शियल टोसिस है, प्यूपल जो होगा वो मे बी डायलेटेड एंड पुअर रिएक्टिव, नॉट कम्प्लीटली रिएक्टिव, पुअर रिएक्टिव। उसके बाद होगा कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी। इसमें क्या होगा? कंप्लीट टोसिस, आईलिड जो है वो पूरी बंद हो जाएगी, शटर डाउन, हड़ताल हो जाएगी, एंड देयरफॉर देयर इज़ नो डिप्लोपिया। ज़ाहिर है जब आँख ही बंद हो गया है तो फिर खे डिप्लोपिया होना था, तो डिप्लोपिया भी जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा और क्या होगा? आई इज़ डाउन एंड आउट, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। डाउन एंड आउट कैसे होगी? एबडक्शन जो है वो नॉर्मल होगी, क्यों? क्योंकि एबडक्शन लैटरल रेक्टस का काम है, LR6 उसकी अपनी नर्व सप्लाई है, उसकी जो है ड्यूसेंट सप्लाई है, तो एबडक्शन जो होगी नॉर्मल होगी। एबडक्शन एंड एलिवेशन आर लिमिटेड, क्योंकि एलिवेशन जो है ना वो उसका काम है इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर रेक्टस का, तो ये वेरिएबल होगा। सेकेंडरी डेविएशन इज ग्रेटर देन प्राइमरी डेविएशन, और प्यूपल इज डायलेटेड, फुली डायलेटेड, नो रिस्पॉन्स टू द लाइट, और दैट इज और मे बी पुअर रिस्पॉन्स टू द लाइट, क्योंकि कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी है। उसके अलावा देन हमारे पास प्यूपल इन्वॉल्विंग थर्ड नर्व पाल्सी भी हो सकती है। ये क्या है? इट इज़ कॉज बाय सर्जिकल लीजन। सर्जिकल लीजन मीन्स कोई कंप्रेसिव लीजन। तो जब भी कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन हमेशा बाहर से होता है, तो बाहर क्या होते हैं? सुपरफिशियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो इस प्यूपल को इनर्वेट कर रहे होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं। तो इन सुपरफिशियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो बाहर से कोई कंप्रेशन हुआ है, वो फाइबर्स अफेक्ट हुए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ? प्यूपल इन्वॉल्व हो गया। ये किस में हो सकते हैं? कोई एनेरिज्म हो गया है, कोई हर्निएशन हो गया है, सबएरेक्नोइड हैमरेज हो गई है, इस केस में हो सकता है। देन हमारे पास आएगा प्यूपल स्पेयरिंग थर्ड नर्व पाल्सी। इसमें प्यूपल नहीं अफेक्ट होगा, प्यूपल अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करेगा, लेकिन जो होगी थर्ड नर्व पाल्सी होगी, बाकी जो फंक्शन है ओक्यूलोमोटर के जो जिन जिन मसल्स को ये सप्लाई कर रही है, लाइक मीडियल रेक्टस, सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, ये सारे जो होंगे ना हमारे पास अफेक्ट होंगे। ये क्यों होते हैं? दीज आर कॉज बाय मेडिकल लीजन्स। पिछले वाले सर्जिकल थे, ये वाले मेडिकल लीजन्स है। पिछले वाले में कंप्रेसिव लीजन थे, इन वाले में इस्कीमिक लीजन्स है। जो पिछले वाले थे उनमें सुपरफिशियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थे, इनमें सेंट्रल डीप फाइबर्स होंगे, ठीक हो गया। ये फाइबर्स जो होते हैं मसल को सप्लाई कर रहे होते हैं, प्यूपल को नहीं कर रहे होते, इसीलिए जो प्यूपलरी हमारे पास रिएक्शंस हैं वो हमारे पास नॉर्मल होंगे। इसकी कॉजेज़ में क्या आ सकता है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, यही इस्कीमिक में आती हैं, तो यही इसकी कॉजेज़ होंगी। उसके अलावा डिविजनल थर्ड नर्व पाल्सी, इसमें क्या होता है? व्हेन देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईदर सुपीरियर और इन्फीरियर डिवीजन ऑफ थर्ड नर्व। थर्ड नर्व या ऊपर से इन्वॉल्व हो गई है या थोड़ी सी नीचे से इन्वॉल्व हो गई है। और ये क्यों हो सकता है? क्योंकि कोई लीजन है कवर्नस साइनस में या कोई ऑर्बिट में, तो अगर कोई पैरासेलर कवर्नस साइनस या कोई ऑर्बिट में लीजन आ गया तो दैट मीन्स थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन वही है जो पैरालिटिक स्क्विंट में थी। पैरालिटिक स्क्विंट में क्या थी? इसमें था ब्लड प्रेशर चेकअप, CBC, ESR, ब्लड शुगर, VDRL, FDA, ABS, ANA, एंका, ठीक है, C एंका, P एंका, DNAs, डबल स्टैंडर्ड एंटी DNA बॉडी, CT-MRI, ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन है। और ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग कॉज। अगर तो कोई हमारे पास सर्जिकल लीजन है तो उसकी सर्जरी करेंगे, मेडिकल कॉज है तो वो करेक्ट करेंगे, तो इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइंग कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी। इसका जो हॉट फेवरेट की वर्ड है दैट इज़ अप एंड आउट। आंख जो है वो अप हो जाएगी और आउट हो जाएगी। इट इज़ द फोर्थ नर्व, ठीक है, लोकेटेड एट लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस वेंट्रिकल टू द सिल्वियन डक्ट। लॉन्ग है, स्लेंडर नर्व है, एंड इट एग्जिट्स फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस ऑफ द ब्रेन स्टेम। अब होता क्या है? ये क्रॉस्ड क्रेनियल नर्व है, लेफ्ट साइड वाली राइट साइड को इनर्वेट करेगी, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड को। तो जब भी अगर लेफ्ट साइड की आई डैमेज है फोर्थ नर्व की, तो इट मीन्स राइट साइड पे प्रॉब्लम है, ठीक है।
ब्रेन के राइट साइड पे। तो इट इज़ अ क्रॉस्ड क्रेनियल नर्व, ये क्रॉसिंग ओवर करती है। कॉजेज इसकी क्या है, कोई कंजेनिटल लीजन हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा कोई वास्कुलर लीजन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्रॉमा हो सकता है, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंटली बाईलैटरल फोर्थ नर्व पाल्सी होती है। कोई एनरिज्म है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, एक्सट्रीमली रेयर केसेस में। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, वर्टिकल डिप्लोपिया, जब भी पेशेंट नीचे देखेगा, फॉर एग्जांपल हम किताब नीचे रख के पढ़ते हैं, जब वो नीचे देखेगा तो उसको क्या होगा, वर्टिकल डिप्लोपिया, डिप्लोपिया एट नियर डिस्टेंस या वर्टिकल डिप्लोपिया। अब ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ नर्व है, फोर्थ नर्व किसको इनर्वेट करती है, सुपीरियर ऑब्लिक को। सुपीरियर ऑब्लिक ने क्या करना होता है, नीचे दिखवाना होता है इन्फीरियरली, नॉर्मल फंक्शन इसका ही है। सुपीरियर ऑब्लिक ने डिप्रेशन भी करवाना होता है। तो अब ये तो फारिग हो गया सुपीरियर ऑब्लिक, अब ये डिप्रेशन नहीं करवाएगा, पैरालाइज हो गया, नहीं करवा सकता, फोर्थ नर्व जो है वही पॉलिसी हो गई है। तो जब हम नीचे देखेंगे तो वो आंख नीचे नहीं देखेगी, ठीक है, या मुश्किल होगी या अड़ अड़ के देखेगी। हाँ, इन्फीरियर रेक्टस भी सप्लाई कर रहा है, तो वो इतना जो है ना वो स्ट्रांगली नीचे नहीं देखेगी, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है और क्या होगा, डिप्लोपिया है। इसके अलावा और इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, क्योंकि सुपीरियर ऑब्लिक हमारे पास क्या करा रही होती है, इनटॉर्शन ऐसी है। तो जब ये नर्व ही फारिग हो जाएगी तो इनटॉर्शन होगी नहीं, फिर सिर्फ एक्सटॉर्शन होगी, जिसको वो कहता है कि बाद में हमारे एक्साइक्लोट्रोपिया हो जाएगा। तो एक्सटॉर्शन होगी, आंख जो है वो बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगी। उसको कंपनसेट करने के लिए जो पेशेंट है अपना हेड जो है वो दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे रोटेट करेगा। तो इसमें हेड टिल्ट होगा टिपिकली ऑन द ऑपोजिट साइड टू अवॉइड डिप्लोपिया। और इसमें क्या होगा, राइट हाइपरट्रोपिया। हाइपर मीन अपवर्ड एलिवेशन, ट्रोपिया मीन्स स्क्विंट, मैनिफेस्टिंग स्क्विंट। तो ऐसा स्क्विंट जिसमें आइज जो है वो ऊपर चली जाए उसको कहेंगे हाइपरट्रोपिया। फॉर एग्जांपल सुपीरियर ऑब्लिक हमारी राइट साइड की ख़राब थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट हाइपरट्रोपिया। अब ये क्यों होना है, सुपीरियर ऑब्लिक का एक फंक्शन है डिप्रेशन करवाना, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है सुपीरियर ऑब्लिक का कि डिप्रेस करवाती है आँख को। जब ये डिप्रेशन ही फारिग हो गया है, कोई पॉलिसी हो गई है, तो अब डिप्रेस तो हो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, राइट हाइपरट्रोपिया, आँख जो है ऊपर चली जाएगी, प्राइमरी गेज एलिवेट हो जाएगी। तो इसमें जो स्क्विंट होगा उसमें आई अप हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी शुरू में एक वर्ड बताया, अप एंड आउट। तो इसमें जो आँख होगी वो अप हो जाएगी और आउट हो जाएगी। दिस इज़ हाई राइट हाइपरट्रोपिया, दिस इज़ अप, ठीक है। इसके अलावा और वो फीचर क्या लिख रहा है, लिमिटेशन ऑफ राइट डिप्रेशन। अब सुपीरियर ऑब्लिक ने क्या करना होता है, डिप्रेस्ड कराना होता है, डिप्रेशन करवाती है सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियरली मूव करवाती है आईलेट को, आइज़ को डिप्रेस करवाती है। अब इसी की ही अगर पॉलिसी होगी है, डिप्रेशन ही नहीं हो रही, तो देर इज़ लिमिटेशन ऑफ राइट डिप्रेशन। और इसमें क्या है, देर इज़ नॉर्मल एबडक्शन, देर इज़ नॉर्मल डिप्रेशन, देर इज़ नॉर्मल एलिवेशन। अब सुपीरियर ऑब्लिक के जनरली क्या क्या फंक्शन थे, सुपीरियर ऑब्लिक एबडक्शन भी करवाती है, सुपीरियर ऑब्लिक डाउनवर्ड मूवमेंट भी करवाती है, ठीक है, ये इसके दो नॉर्मल फंक्शन थे। एलिवेशन नहीं करवाती, ये सिर्फ डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती है। अब क्या है, ये नॉर्मल भी हो सकते हैं, क्यों, एबडक्शन तो सुपीरियर ऑब्लिक ने करानी थी, ये तो फारिग होगी, तो ये नॉर्मल एबडक्शन कैसे होगी, एबडक्शन लैटरल रेक्टस भी करवाता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो एबडक्शन जो होगी वो नॉर्मल हो सकती है। इसके अलावा सुपीरियर ऑब्लिक ने डिप्रेशन करानी होती है, ऐसी क्या है, अब ये तो पॉलिसी होगी है, नर्व तो होगी है फारिग, तो डिप्रेशन कैसे नॉर्मल होगी, डिप्रेशन का दूसरा हमारे पास मसल है इन्फीरियर रेक्टस, वो ओवरटेक कर लेगा। इसके अलावा एलिवेशन तो नॉर्मल होनी है, वो तो सुपीरियर रेक्टस ने भी करवानी है, ठीक है, और इन्फीरियर ऑब्लिक ने भी करवानी है। इसमें हमारे पास सुपीरियर ऑब्लिक ख़राब है, तो एलिवेशन का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जो एबडक्शन और डिप्रेशन है वो हमारे पास लैटरल रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस रिस्पेक्टिवली जो है वो टेक ओवर कर लेंगे। डायग्नोसिस क्या है, पार्क्स 3 स्टेप टेस्ट, और इसके अलावा डबल मैडक्स रॉ टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाईलैटरल फोर्थ नर्व पॉलिसी, जब दोनों साइडों की आंखें फारिग हो जाएंगी ना सुपीरियर ऑब्लिक्स, तो इसको कहेंगे बाईलैटरल। ये क्यों हो सकता है, हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। और इसमें क्या होगा, क्रॉस्ड हाइपरट्रोपिया, हाइपर मीन्स अपवर्ड एलिवेशन, ट्रोपिया मीन्स स्क्विंट। और इसमें क्या होगा, दोनों आंखें जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया जिधर होगी इसमें अप एंड आउट होगा, ऐसी है। तो इसमें ये डबल फोर्थ है, तो इसमें क्रॉस्ड होगी, जो लेफ्ट आंख होगी वो अपने अप एंड आउट जाएगी, जो राइट आंख होगी वो अपनी तरफ अप एंड आउट जाएगी, जिस तरह ये क्रॉस बन रहा है, दिस इज क्रॉस्ड हाइपरट्रोपिया। उसके अलावा एक्साइक्लोट्रोपिया,
सुपीरियर ऑब्लिक का एक फंक्शन होता है कि इसने इंटॉर्शन करवानी है, ऐसी है। अब इसकी तो होगी है पालसी, तो इंटॉर्शन का सारा फंक्शन ख़त्म, इसकी वजह से क्या होगी, एक्सटॉर्शन होगी, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया एक्स साइक्लोट्रोपिया। ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्टिंग स्क्विंट, एक्स साइक्लो मीन्स बाहर की तरफ। और इसमें क्या बनेगा, वी पैटर्न इजोट्रोपिया। ठीक है, इजोट्रोपिया को कहते हैं कि जब हम उस बंदे को कहेंगे ना कि कन्वर्ज करो अपनी आंखें, तो पहले वो मिडल में आएंगी, फिर वो मीडियली आएंगी, ऐसी है क्योंकि उसकी आंखें जो है वो डाउन एंड अप एंड आउट है, सॉरी, उसकी आंखें जो है वो अप एंड आउट है। जब हम उसे कहेंगे कि वो कन्वर्ज करो, तो आंखें पहले सिर्फ अप आएंगी, फिर अप एंड इन टाइप की सी आएंगी। तो इस तरह अगर इसको एक सीक्वेंस में वर्टिकली प्लेस करें ना, तो एक वी शेप बनती है, दिस इज कॉल्ड वी पैटर्न इजोट्रोपिया। उसके अलावा बायलैटरल पॉजिटिव पार्क 3 स्टेप टेस्ट आएगा हमारे पास। इन्वेस्टिगेशन सेम है जो पैरालिटिक स्क्विंट की थी, और ट्रीटमेंट जो है वो कॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या हमारे पास कोई वास्कुलर लीजन है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई ट्रॉमा है, कोई बायलैटरल पाल्सी, एनोरिज्म है, ट्यूमर है, कंजेनिटल लीजन है, तो ट्रीटमेंट हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 6 क्रेनियल नर्व पाल्सी। ये हमारे पास अब्ड्यूसेंट नर्व है, ये किसको सप्लाई करेगी, लैटरल रेक्टस को। लैटरल रेक्टस का क्या फंक्शन होता है, आंख की एबडक्शन कराना, आंख को लैटरली मूव करवाना। अब जब ये नर्व फारिग हो जाएगी, पाल्सी हो जाएगी, तो जो लैटरल रेक्टस का नॉर्मल फंक्शन था आई की एबडक्शन करवाना, वो क्या हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, जिसकी वजह से आई बॉल जो है वो मीडियली मूव करेगी। लैटरली एक ही मसल था जिसने लैटरली मूव करवाना था, तो ये तो फारिग हो गया, तो जो बाकी मसल्स हैं वो ओवरटेक करेंगे और आई बॉल मीडियली मूव करेगी। तो जिस तरह मैंने बताया कि थर्ड क्रेनियल नर्व का हॉट फेवरेट वर्ड था डाउन एंड आउट, फोर्थ क्रेनियल नर्व का हॉट फेवरेट वर्ड था अप एंड आउट, और ये जो 6 क्रेनियल नर्व है एब्ड्यूसेंट है, इसका जो हॉट फेवरेट वर्ड है दैट इज़ मीडियल, ठीक है। तो जो आई बॉल है वो मीडियली चल जाएगी। 6 cranial nerve होती कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड एट द मिड लेवल ऑफ द पोन्स, वेंट्रल टू द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसकी पालसी के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कोई माइक्रोवास्कुलर लीजन हो सकता है, स्कीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रेन स्टेम लीजन, ट्यूमर्स में कॉस्टिक न्यूरोमा, कोई मेटास्टेसिस, कवर्नस साइनस मैस जिस तरह मेनिंजियोमा हो सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस या कोई ट्रॉमा वगैरह, या फिर इडियोपैथिक कॉजेज़। क्लिनिकल फीचर्स में क्या हो सकता है, ऑनसेट इज टिपिकली सडन, और इसके सिम्टम्स जो होंगे वो भी सडन होंगे। सिम्टम्स में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया दैट वर्सन्स ऑन इप्सिलैटरल गेज। अब इसमें जो डिप्लोपिया होगा वो हॉरिजॉन्टल है, फोर्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी में वर्टिकल डिप्लोपिया था। हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि लैटरल रेक्टस ने आई को लेफ्ट राइट मूव, लेफ्ट 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 मूव करवाना है, ठीक है, मीन टू से उसकी एबडक्शन करवानी है, चाहे वो लेफ़्ट आई है या राइट आई है, उसकी एबडक्शन करवानी है। अब ये जो एबडक्शन है ये किस प्लेन में होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, क्योंकि ये मसल तो अब फारिग हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हम ट्राई करेंगे एबडक्ट करने की, तो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होगा, इधर उधर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होगा। और इसकी क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट आएगा ना वो किस तरह आएगा, वो एक साइड पे उसने अपनी ना गर्दन जो होगी ना वो मोड़ी हुई होगी, क्यों, ये उसने बिहेवियरल एडजस्टमेंट की हुई है डिप्लोपिया को रोकने के लिए, ठीक है। फेस इज टर्न इनटू द फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ द पैरालाइज्ड मसल, एक साइड पे इस तरह ना सारा घुमा के, वो जिस तरह नमाज में कह नहीं होते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इस तरह पेशेंट की भी जो शक्ल होगी ना वो इस तरह होगी, एक साइड पे घूमी हुई होगी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। 6 क्रेनियल नर्व पाल्सी। तो इसमें और क्या होगा, राइट इजोट्रोपिया इन द प्राइमरी पोजीशन, जाहिर है लैटरल रेक्टस ने क्या करके रखना था, एबडक्ट करके रखना था, बाहर की तरफ खींच के रखना था, वो तो हो गया फारिग क्योंकि 6 नर्व की हो गई पालसी। तो जो उसने बाहर की तरफ एबडक्ट करके खींच के रखना था वो फंक्शन फारिग। अब जो आई बॉल है वो सिर्फ मीडियली मूव करेगी, क्यों, क्योंकि बाकी मसल्स जो हैं वो टोन में, मीडियल रेक्टस टोन में, तो वो उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, तो आई बॉल जो है वो मीडियली मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड ईजोट्रोपिया। ईजो मीन कन्वर्जेंस, ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्टिंग स्क्विंट, राइट इजोट्रोपिया। राइट क्यों, क्योंकि उसकी आंख इस वक्त जो हम जिस आई की बात कर रहे हैं दैट इज राइट आई। तो उसके अलावा और क्या हो सकता है, मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ राइट एबडक्शन, जाहिर है लैटरल रेक्टस ने एबडक्ट करवाना था, एबडक्शन ही नहीं होगी, तो देयर इज रिडक्शन ऑफ एबडक्शन एंड डिप्लोपिया विच इंक्रीजेज ऑन एबडक्शन। अगर हम ट्राई करेंगे कि हम लैटरल रेक्टस का फंक्शन करें, तो उस वक्त क्या होगा, हमें डिप्लोपिया होगा, एबडक्शन की ट्राई करने पे हमें डिप्लोपिया होगा।
इन्वेस्टिगेशन सेम जो पैरालिटिक स्क्विंट की थी, ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द अंडरलाइन कॉज क्या है, कोई ब्रेन स्टेम लीजन है, कोई ट्यूमर है, कोई कवर्नस साइनस मैस है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस, कोई वास्कुलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, तो इन सब कॉजेज पे इनका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम। ये हमारे पास कंजेनिटल मोटिलिटी डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, नॉर्मल कंट्रैक्शन होती है जब भी हम अटेम्प्ट करते हैं एडक्शन की, यानी कि हम आई बॉल्स को मीडियली मूव करने की अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, लैटरल होना तो क्या चाहिए था कि मीडियल रेक्टस को ही काम करना चाहिए था, लेकिन इसमें होता क्या है कि मीडियल के साथ साथ लैटरल रेक्टस भी काम कर जाता है ऑन अटेम्प्टेड एडक्शन। ठीक है, मीडियल और लैटरल रेक्टस दोनों काम करेंगे, जिसकी वजह से एबनॉर्मल को कंट्रैक्शन होगी और इसके नतीजे में क्या होगा, जो हमारी ग्लोब है, जो आई है, वो अंदर रिट्रैक्ट कर जाएगी, अंदर घुस जाएगी। तो इसमें होगा क्या, डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम में मीडियल लैटरल रेक्टस दोनों को कंट्रैक्ट करेंगे। दिस इज एबनॉर्मल को कंट्रैक्शन, और क्यों होगी, ऑन अटेम्प्टेड एडक्शन। ठीक है, आंखों को जब हम मीडियली मूव करेंगे, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो ग्लोब है हमारी वो रिट्रैक्ट कर जाएगी। एटियोलॉजी में क्या है, देयर इज अ फेलियर ऑफ इनर्वेशन ऑफ लैटरल रेक्टस। लैटरल रेक्टस को 6 नर्व सप्लाई करती है, वो फेल हो जाएगी, वो नहीं करेगी, लेकिन गलती से थर्ड नर्व जो है वो उसको इनर्वेट कर देगी। अब थर्ड नर्व ने मीडियल को भी किया हुआ है, साथ साथ लैटरल को भी किया हुआ है। तो जब हम मीडियली अटैम्प्ट करेंगे तो मीडियल के साथ साथ लैटरल रेक्टस दोनों की को कंट्रैक्शन होगी। मोस्ट केसेस आर स्पोरेडिक, ऑटोसोमल डोमिनेंट 5 to 10% होते हैं, 15% जो है वो बायलैटरल केसेस होते हैं। अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम को, तो हम इसके 3 डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में क्या होगा, देर इज़ लिमिटेड एबडक्शन, आंखें बाहर नहीं मूव करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ईजोट्रोपिया। कन्वर्जेंट स्क्विंट हो जाएगा, आंखें अंदर, जिस तरह बंदा अपनी नाक को देख रहा होता है ना, आंखें अंदर दोनों हो जाती है, ईजोट्रोपिया। टाइप 1 में ईजोट्रोपिया होगा। टाइप 2 में क्या होगा, लिमिटेड एडक्शन, जो हम मीडियली ग्लोब को लाते हैं वो नहीं होगा, एडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया क्या होता है, दिस इज कन्वर्जेंट स्क्विंट, आंखें जो हैं वो बाहर की तरफ, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, राइट वाली राइट नुक्कड़ पे जाएगी। ठीक है, तो टाइप 2 में एक्सोट्रोपिया। टाइप 3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लिमिटेड एबडक्शन एंड एडक्शन, ना आंखें जो होंगी वो मीडियली जाएंगी, ना जो होंगी वो लैटरली जाएंगी, ना इजोट्रोपिया होगा ना एक्सोट्रोपिया होगा। तो देर इज़ नो डिविएशन इन प्राइमरी पोजीशन, और फिर जब जोर लगाएंगे तो क्या होगा, ग्लोब जो है वो रिट्रैक्ट हो जाएगी, अंदर घुस जाएगी। तो टाइप 1 में इजोट्रोपिया, टाइप 2 में एक्सोट्रोपिया, टाइप 3 में नो डिविएशन इन प्राइमरी पोजीशन एंड देर इज रिट्रैक्शन ऑफ द ग्लोब। फर्स्ट टाइप जो है वो मोर कॉमन है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, फेस इज टिपिकली टर्न टू द अफेक्टेड साइड, जो साइड अफेक्टेड होगी फेस उस साइड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिहेवियरल एडजस्टमेंट है, जहाँ पे जो पेशेंट है वो अपनी फुल ट्राई कर रहा है कि वो किसी तरह बाइनोकुलर सिंगल विजन जो है उसको मेंटेन करके रखे। और प्राइमरी और कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑफ एबडक्शन भी हो सकती है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एडक्शन भी हो सकती है। हाँ, जब हम क्या करें, रिट्रैक्ट करेंगे ग्लोब को, हमने अटैम्प्ट किया एडक्शन की, उसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोब रिट्रैक्ट हो गया, ग्लोब अंदर घुस गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देर इज़ नैरोइंग ऑफ द पाल्पिब्रल फिशर्स, और इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है, वाइडनिंग हो जाएगी पाल्पिब्रल फिशर्स की विद एबडक्शन। एडक्शन करेंगे तो पाल्पिब्रल फिशर्स नैरो, एबडक्शन करेंगे तो पाल्पिब्रल फिशर्स वाइड। इसके अलावा लीश फिनोमेना इसमें होता है। लीश फिनोमेना क्या है, जब हम एडक्शन की ट्राई करेंगे तो उसमें क्या होगा, अप शूट या डाउन शूट होगी, दिस इज कॉल्ड लीश फिनोमेना। एंड देर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जेंस, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में कन्वर्ज नहीं हो रही, और जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो आंख अंदर घुस जाती है, कोशिश करें तो कन्वर्ज नहीं होती। तो ट्रीटमेंट इसके क्या है कि इसकी कोई सर्जिकल इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में जो होगी वो हम करेंगे, लेकिन नॉर्मली इसकी सर्जरी नहीं करते। जो मोस्ट यंग चिल्ड्रन है ना, वो बाइनोकुलर विजन किस तरह मेंटेन करते हैं, चिन अप, चिन हेड पोजीशन से। ठीक है, और द इंडिकेशंस फॉर सर्जरी इज़ कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल अपीयरेंस। ठीक है, फेस की इस तरह बंदे का एक साइड पे चेहरा घूमा हुआ कितना अजीब लगे। ठीक है, और मार्क रिट्रैक्शन ऑफ ग्लोब, हर 2 मिनट बाद ग्लोब पीछे घुस जाए, जब आप कन्वर्ज करने लगे ग्लोब अंदर घुस जाए, तो मार्क्ड रिट्रैक्शन ऑफ ग्लोब। और तीसरी इसकी इंडिकेशन है लार्ज शूट अप और शूट डाउन।
लीश फिनोमिना, रिट्रैक्शन ऑफ ग्लोब या कॉस्मेटिक, ये हमारी 3 जो है सर्जिकल इंडिकेशंस है। एम्ब्लायोपिया व्हेन प्रेजेंट इज़ ट्रीटेड बिफोर सर्जरी। सर्जिकल प्रोसीजर क्या है? कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है जो सबको नॉर्मलाइज कर दे। सर्जिकल प्रोसीजर इज़ यूनिलैटरल और बायलैटरल मसल रिसेशन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टू एंड रिट्रैक्शन सिंड्रोम। सर्जरी में सिर्फ हम मसल की रिसेशन करेंगे, उसको वीक करेंगे, कोई भी रिसेक्शन जो है वो नहीं होगी, सिर्फ रिसेशन यानी वीकनिंग ऑफ द मसल होगी। अब टाइप 1 में होता क्या है? ईजोट्रोपिया होते हैं ना टाइप 1 में, एबडक्शन नहीं हो रही होती, ईजोट्रोपिया है, आंखें अंदर की तरफ मूव की हुई हैं, कन्वर्जेंट स्क्विंट है। तो हम क्या करेंगे कि जो मीडियल रेक्टस है वो ओवर एक्टिव है, उसकी रिसेशन कर देंगे। टाइप 2 में क्या हुआ था? एक्सोट्रोपिया था, ठीक है, डाइवर्जेंट स्क्विंट था, यानी लैटरल रेक्टस की ओवर एक्टिविटी है, तो लैटरल रेक्टस को पकड़कर हम रिसेस कर देंगे। और टाइप 3 में क्या था? मीडियल और रेक्टल दोनों मसल्स को हम पकड़ के रिसेट करेंगे ताकि ग्लोब जो है वो बार बार अंदर ना पिचक जाए, अंदर ना भाग जाए, रिट्रैक्ट ना हो जाए। तो ये थी हमारी ट्रीटमेंट डुएन रिट्रैक्शन सिंड्रोम की।